हेलो एवरीवन, राधे राधे। हमने चैप्टर 10 यूनिट 1 इंडियस 12 इनकम टैक्सेस कंप्लीट कर लिया था और इसके सारे क्वेश्चंस भी देख लिए थे। तो आज मैं आपको ये चैप्टर इंडियस 12 इनकम टैक्सेस के कंसेप्ट जितने भी हैं वो पूरे रिवाइज कराऊंगा। तो ये इंडियस हमें क्या सिखाता है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है। इनकम टैक्सेस की अकाउंटिंग की बात करेगा कि बुक्स में इनकम टैक्स को कैसे रिकॉर्ड करें। तो सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स को रिकॉर्ड करना है, इसमें क्या इंडियस करेगा। मान लो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग मुझे 10 लाख रुपए का टैक्स पे करना है, तो सिंपल सी एंट्री है, मेरा खर्चा है तो P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स कर दूंगा मैं 10 लाख, खत्म। इसके लिए इंडियस की क्या जरूरत, बिल्कुल यही अकाउंटिंग होगी। पर इसके अलावा भी कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने होते हैं इनकम टैक्स की अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो उनके बारे में ये इंडियस आपको बताता है, इसलिए इस इंडियस को पढ़ने की जरूरत है अपने को। तो चलिए इस इंडियस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक टेक्निकल वर्ड है टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस का क्या मतलब है? टैक्स एक्सपेंस का मतलब है ऐसा खर्चा टैक्स से रिलेटेड जो आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। इंडियस के अकॉर्डिंग जो आप अपनी बुक्स बनाते हो उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड जितना भी आप खर्चा बुक करोगे उसे बोला जाता है टैक्स एक्सपेंस। इनकम टैक्स से रिलेटेड जितना भी खर्चा आप बुक करोगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये इनकम टैक्स का इंडियस है तो यहाँ जीएसटी को मिक्स मत करना। कुछ स्टूडेंट्स जीएसटी भी मिक्स कर लेते हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसकी अकाउंटिंग नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स की अकाउंटिंग अपन यहाँ देखेंगे। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड बुक्स में जितना भी खर्चा रिकॉर्ड होगा उसे अपन बोलते हैं टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस में दो आइटम होते हैं, क्या क्या? एक करंट टैक्स एक्सपेंस और एक डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स एक्सपेंस में आप डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस को प्लस या माइनस जैसा भी उसका नेचर आप एडलेस कर देंगे तो आपको टोटल टैक्स एक्सपेंस मिल जाएगा और उसको आपको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। एक बार आप देखिए, जो क्लास में मैंने आपको शेड्यूल 3 का फॉर्मेट दिखाया था, इसमें भी अपन ने देखा था P&L अकाउंट। ये देखिए P&L का स्टेटमेंट। P&L में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, पीबीटी कैलकुलेट करने के बाद इसमें टैक्स एक्सपेंस लेस होता है, ना कि हम एक नॉर्मल इनकम टैक्स को लेस नहीं करते, हम पूरा टैक्स एक्सपेंस हटाते हैं। टैक्स एक्सपेंस में दो आइटम आते हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। बस इस इंडेक्स में अपने को ये दो चीजें ही सीखनी है, करंट टैक्स का क्या मतलब है और डेफर्ड टैक्स का क्या मतलब है, और ये इंडेक्स आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अब देखिए अपने नोट्स में सबसे पहले करंट टैक्स एक्सपेंस। करंट टैक्स एक्सपेंस का सिंपल सा मीनिंग है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको एक्चुअल में गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में गवर्नमेंट को जो भी आप टैक्स पे करोगे उसे बोलते हैं करंट टैक्स एक्सपेंस। एक्चुअल में गवर्नमेंट को जो भी टैक्स पे करोगे, एक्चुअल में गवर्नमेंट को हम पीजीबीपी हेड से अपनी इनकम निकालते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग और उस अकॉर्डिंग अपन गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, वो खर्चा आपका करंट टैक्स के नाम से बुक होगा। इसके बाद दूसरा आइटम है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्या है? अगर आप इनकम टैक्स में कोई टेम्पोरेरी बेसिस के लिए यानी थोड़े टाइम के लिए सेविंग कर ले इनकम टैक्स की, या थोड़े टाइम के लिए आपने एडिशनल पेमेंट कर दिया इनकम टैक्स का, यानी कुछ टेम्पोरेरी टाइम के लिए, फ्यूचर में जाके अगर आपने सेविंग करी है तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ जाएगा, और अगर अभी आपने एडिशनल पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो फ्यूचर में जाके आपको उसका फायदा मिल जाएगा, यानी ये टेम्पोरेरी नेचर का है। तो टेम्पोरेरी अगर आप इनकम टैक्स की आप सेविंग करते हो या एडिशनल पेमेंट करते हो, क्यों? उसका रीजन है अगर टेम्पोरेरी डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज में, उसकी वजह से आपको टेम्पोरेरी सेविंग इन टैक्स हो रहा है या टेम्पोरेरी पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स हो रहा है, तो आपको डेफर्ड टैक्स बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस इंडेक्स में डेफर्ड टैक्स सीखना ही है, करंट टैक्स में तो कुछ नहीं था, अभी मैंने आपको बता दिया। तो इस डेफर्ड टैक्स को और भी डिटेल में देखेंगे, ये तो इसकी एक डेफिनेशन मैंने यहाँ आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। अब देखिए आप एक बार, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल से आपको करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का एक ओवरव्यू मिल जाएगा क्या होता है, और उसके बाद हम डिटेल में इस इंडेक्स में आगे इन चीज़ों को समझेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल मैंने यहाँ पे टॉपिक को समझाने के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि क्यों जरूरत है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दो चीज़ों को रिकॉर्ड करने की, उसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, ए लिमिटेड ने एक पीपी परचेज करी है जिसकी अमाउंट है 5000 रुपीज़, कॉस्टिंग 5000 रुपीज़। इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज हो रहा है 20% पर एनम बेसिस पे, एसएलएम बेसिस पे बुक्स के अंदर, और इनकम टैक्स एक्ट में इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज होगा 25% पर एनम एसएलएम बेसिस पे। ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर इनकम टैक्स एक्ट में तो एसएलएम बेसिस लगता ही नहीं, वहाँ तो डब्ल्यूडीवी लगता है, 15% रेट है प्लांट एंड मशीनरी की, आप ये क्या बता रहे हो? तो आपको जब भी एफआर में ये इस इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अपना दिमाग नहीं लगाना कि इनकम टैक्स में क्या होता है। क्वेश्चन में आपको मेंशन करके देगा कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन आप मान के चलिए, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने माना हुआ है इनकम टैक्स में एसएलएम से 25% डेप्रीशिएशन है, तो बस अब आप इनकम टैक्स में यही मान के चलिए एफआर के पर्पज से, अकाउंटिंग के पर्पज से। अब आगे देखिए, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स आपको बता रखा है पर एनम फॉर ईयर 1 to 5 रुपीज 10,000। क्या बोला गया कि
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ और फिफ्थ, 5 साल के लिए कंपनी का प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स कितना रहेगा? 10,000 हर साल। और ये प्रॉफिट बुक्स के अकॉर्डिंग भी सेम है और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी सेम है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स। टैक्स रेट है 30%। अब आप एक बार देखिए डेप्रीशिएशन, मुझे बताइए, हमें एक डेप्रीशिएशन का एडजस्टमेंट देना है प्रॉफिट में और उसके बाद उस पर टैक्स निकाल लेना है, तो हमें टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा। तो अब डेप्रीशिएशन बुक्स के अकॉर्डिंग अलग बनेगा और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अलग बनेगा, क्योंकि दोनों में रेट अलग अलग है। तो बताइए बुक्स के अकॉर्डिंग पर एनम डेप्रीशिएशन कितना बनेगा? 5,000 की पीपी है और 20% एसएलएम से डेप्रीशिएशन लगेगा, यानी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20% 1,000 का डेप्रीशिएशन। और वही डेप्रीशिएशन अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट में चार्ज करूंगा तो कितना चार्ज होगा? 25% एसएलएम से, यानी 5,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, यानी ₹1250। तो यानी इनकम टैक्स में तो 4 साल में ही डेप्रीशिएशन खत्म हो जाएगा, सेट खत्म हो जाएगी, और बुक्स में 5 साल तक आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा, क्योंकि 20% डेप्रीशिएशन है बुक्स में। तो अब अगर मैं बुक्स के अकॉर्डिंग अपना टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना चाहूँ इंडियस के अकॉर्डिंग, तो बताओ क्या आएगा? प्रॉफिट आप लिख लीजिए बिफोर डेप्रीशिएशन 10,000 हर साल का। डेप्रीशिएशन हर साल बुक्स में कितना अलाउ होने वाला है? 1,000 का, वो हटा दिया तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस पर टैक्स रेट 30% जो गिवन है वो अप्लाई करूँ तो मुझे टैक्स का अमाउंट मिल जाएगा, जो कि कितना आ रहा है? 2,700 हर साल, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? 99,000 हर साल आ रहा है, तो मेरा टैक्स का अमाउंट आ गया 2,700 रुपए हर साल। अगर इनकम टैक्स मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनकम टैक्स एक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना चाहिए था मुझे? 2,700 में गवर्नमेंट को पे करता, बुक्स ऐसा मुझे बोलती है। लेकिन अभी रुक जाइए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हमने हमारे अकॉर्डिंग एक एक्ट बनाया हुआ है, हम इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं जानते, हमने इनकम टैक्स एक्ट बनाया हुआ है, पीजीबीपी हेड लगाइए, इनकम कैलकुलेट करिए और टैक्स पे करिए उसके अकॉर्डिंग। तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मैंने जब टैक्स कैलकुलेट किया गवर्नमेंट को एक्चुअल में टैक्स पे करने के लिए, तो मेरा टैक्स कितना आएगा आप कैलकुलेट करिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स 5 साल के लिए वही 10,000 है, लेकिन इनकम टैक्स में डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होगा? 1,250 4 साल में, क्योंकि 25% एसएलएम है, तो 4 साल में एसेट कंप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो 4 साल तक आप डेप्रीशिएशन हटाइए और लास्ट ईयर में कोई डेप्रीशिएशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मशीन खत्म हो चुकी होगी इनकम टैक्स एक्ट में। और इस अकॉर्डिंग अब आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। उस पर आप टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए 30% से। तो टैक्स का अमाउंट आपका देखिए क्या आ रहा है। टैक्स का अमाउंट अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में देखेंगे ना, तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 8750, तो उसका टैक्स आ रहा है 2625। ऐसे सेम सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। लेकिन फिफ्थ ईयर में अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना बन रहा है? 10,000 और उस पर टैक्स बन रहा है 3,000 फिफ्थ ईयर एंड के अंदर। तो ये आपका इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आया है, जो हर साल आपको एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब देखिए जो हमारी बुक्स हैं वो इनकम टैक्स का खर्चा रिकॉर्ड करना चाहती है। हमारी बुक्स यानी इंडेस के अकॉर्डिंग जो हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो इनकम टैक्स का खर्चे में वो 2 आइटम रिकॉर्ड करती हैं बुक्स, एक करंट टैक्स एक्सपेंस और एक डेफर्ड टैक्स। अब बताओ करंट टैक्स कौन सा होगा? करंट टैक्स कौन सा होगा? जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग मुझे एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे करना है। तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं ओनली अपन, ईयर 1 की। ईयर 1 में बताइए करंट टैक्स एक्सपेंस कितना होगा? सर 2625 रुपए, 2625 रुपीज जो एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे करना है, यही मेरा करंट टैक्स एक्सपेंस है फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में भी यही है, थर्ड ईयर में भी यही है, फोर्थ ईयर में भी यही है, और फिफ्थ ईयर में करंट टैक्स एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 3,000 जो गवर्नमेंट को एक्चुअल में पे करना है। तो करंट टैक्स एक्सपेंस तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल पॉइंट था, यहाँ तक कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब हमें डेफर्ड टैक्स का बेसिक समझना है, वो क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। आगे मैं समझाऊंगा कैलकुलेशन कैसे होती है, वो सब बाद में देखेंगे, एक्चुअल में आपको क्या करना है एग्जाम में। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ डेफर्ड टैक्स की जरूरत क्यों है। अब मैंने अपनी बुक्स में क्या किया, मैंने अपनी बुक्स में इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो बुक्स बना रहा था, उसमें फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ ईयर 1 की, तो मैंने करंट टैक्स का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। करंट टैक्स एक्सपेंस P&L में चला गया, टू मेरी प्रोविजन फॉर टैक्स की लाइबिलिटी बन गई, कितनी? 2625 एक्चुअल जो गवर्नमेंट को पे करना है। तो बुक्स के अंदर मैंने जैसे ही ये एंट्री पास करी ना, तो इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो बुक्स बनी हुई हैं, उन्होंने पता है मुझे क्या बोला? यार ये आप गलत कर रहे हो, आप इंडेक्स के अकॉर्डिंग बुक्स बना रहे हो, और मेरे अकॉर्डिंग बुक्स ने क्या बोला? मेरे अकॉर्डिंग जो टैक्स का अमाउंट है वो बनता है ये 2,700 रुपये, 2,700 रुपये बनता है, 2,700 बनता है। और आप मेरी बुक्स में मेरे अंदर चार्ज कितना कर रहे हो? 2,625 रुपये, जो इनकम टैक्स वालों ने बोला है। तो ये तो नाइंसाफी है। बुक्स ने क्या बोला? ये तो नाइंसाफी है, मेरे अकॉर्डिंग टैक्स बनना चाहिए 2,700, लेकिन आप चार्ज मेरे अंदर कितना कर रहे हो? 2,625 का टैक्स ही बुक कर रहे हो। जब हम बुक्स में एंट्री पास करेंगे तो 2625 के
अमाउंट से ही एंट्री पास करेंगे करंट टैक्स के नाम से। तो बुक्स बोली ये गलत बात है, ये नाइंसाफी है, मैचिंग कंसेप्ट का वायलेशन है, क्योंकि आपने जब बुक्स में अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस डाले तो उनको मैच करने के लिए तो टैक्स 2700 रुपये का बनना चाहिए, पर आपने तो 2625 का बुक करा है, 75 का टैक्स आपने कम बुक करा है, 75 का खर्चा आपने कम बुक करा है, ऐसा बुक्स में बोला। तो अब मैं क्या करूं सर, 75 का खर्चा और बुक कर लूं तो बुक भी सेटिस्फाई हो जाए। तो अब पता है मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स में मैं 2625 का तो करंट टैक्स एक्सपेंस बुक करूंगा, क्योंकि एक्चुअल में तो गवर्नमेंट को यही देना है, लेकिन 75 रुपीज का पता है मैं क्या बुक कर लूंगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस। 75 का ही तो और डिफरेंस है, मैं 75 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस वो बुक कर लूंगा। मैं बुक्स को बोलूंगा भाई तू परेशान मत, तो देख एक्चुअल में गवर्नमेंट को 2625 देना है, वो मैं बुक कर देता हूँ, और तेरे को दिक्कत हो रही है कि 75 का मैंने कम टैक्स बुक किया तो 75 का और मैं खर्चा बुक कर लेता हूँ, उसे मैं डेफर्ड टैक्स बोलूंगा, उसे मैं डेफर्ड टैक्स बोलूंगा। अब देखो टोटल मेरा खर्चा बुक्स में कितना रिकॉर्ड हो जाएगा, 2700 का, 2625 तो करंट टैक्स एक्सपेंस के नाम पे और 75 डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस के नाम पे। इनकम टैक्स वाले भी खुश और अपनी इंडेक्स की बुक्स भी खुश। समझ में आता है, ये एकदम बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने डेफर्ड टैक्स का, पर ये डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं है डेफर्ड टैक्स का, इसके पीछे रीजन है क्यों आएगा 75, वो भी अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस एक बार नॉर्मल मैंने आपको बताया। इसके बाद अब देखिए ये 75 आया कैसे, क्या सर डायरेक्टली बस इतना इजीली एग्जाम में कैलकुलेट करना है, ऐसा नहीं होगा, पूरी डिटेल्ड कैलकुलेशन होगी कैसे आएगा, लेकिन ये भी आप समझिए आया कैसे। अब देखिए आप फर्स्ट ईयर में भी ये चीज हुई, सेकंड ईयर में भी सेम ये डिफरेंस आएगा, थर्ड ईयर में भी देखिए ये डिफरेंस आएगा, फोर्थ ईयर में भी ये डिफरेंस आएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो चारों सालों में 75 का डिफरेंस है इनकम टैक्स और बुक्स के टैक्स के अकॉर्डिंग। बुक्स में 2700 का टैक्स बनता है और इनकम टैक्स में 2625 का टैक्स बनता है हर साल, फोर्थ ईयर तक हर साल ये बनता है। यानी बुक्स में 75 का टैक्स ज़्यादा कैलकुलेट होकर आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट के कंपेरिजन में। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ, आप पाँचों साल ऑल 5 ईयर्स के टैक्स का आप टोटल करिए, बुक्स के अकॉर्डिंग ऑल 5 ईयर्स का टैक्स कितना बनता है 13,500, और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ऑल 5 ईयर्स का टैक्स देखिए तो वहां पे भी कितना बनता है 13,500। कुछ समझ में आया सर? एक्चुअल में जो टोटल गवर्नमेंट को पे होना है ना वो तो 13,500 ही पे होना है, बुक्स के अकॉर्डिंग भी वही आ रहा है और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी वही आ रहा है। टोटल 5 साल का अगर मैं टैक्स देखूं एक साथ, टोटल 5 ईयर्स का टैक्स अगर मैं एक साथ देख रहा हूं ना तो बुक्स के अकॉर्डिंग भी 13,500 है और इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी 13,500 है, पर हर साल का जो टैक्स है उसमें डिफरेंस है, और उसमें जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही हम बोलते हैं टेम्पोरेरी डिफरेंस। वो क्या है, टेम्पोरेरी डिफरेंस आ रहा है तो उस पर डिटेल बनता है। क्यों आ रहा है अब वो समझिए आप लोग, वो डेप्रीशिएशन की वजह से आ रहा है। बुक्स में हमने 1000 का डेप्रीशिएशन अलाउ किया हर साल, लेकिन इनकम टैक्स में 4 साल तक 1250 का डेप्रीशिएशन अलाउ किया ज्यादा, इस वजह से ये डिफरेंस आया। तो अब क्या होगा देखिए, मैंने फर्स्ट ईयर में इनकम टैक्स एक्ट से मैं अगर बुक्स को कंपेयर करूं, बुक्स में 2700 बनता है और इनकम टैक्स एक्ट में 2625, यानी 75 का मैंने टैक्स की सेविंग कर ली। सेकेंड ईयर में भी 75 की टैक्स की सेविंग कर ली, थर्ड ईयर में भी और फोर्थ ईयर में भी। अगर मैं इनका टोटल करूं, टोटल बताओ टैक्स सेविंग मैंने कितनी करी 4 साल में, अगर मैं बुक्स से कंपेयर करूं, मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग 2700 रुपए का टैक्स बनता है पहले 4 साल में पर एनम, और इनकम टैक्स एक्ट में 2625 का, यानी हर साल मैंने 75 का गवर्नमेंट को कम टैक्स पे किया, यानी टैक्स की सेविंग कर ली। इसे ही तो बोलेंगे टैक्स की सेविंग करना। तो टोटल सेविंग कितनी करी सर, 75 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 300 रुपीज की मैंने सेविंग कर ली। अब देखिए लास्ट 5th ईयर में क्या हो रहा है, 5th ईयर में बुक्स के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है 2700 रुपए, पर मैं गवर्नमेंट को कितना पे करूंगा 3000, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है वो 3000 बनता है। तो क्या हुआ, बुक्स के अकॉर्डिंग 2700 बनता था लास्ट ईयर में, लेकिन गवर्नमेंट को मुझे 3000 पे करना पड़ेगा, यानी 300 का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। यानी जो यहाँ पे मैंने 4 साल में 300 रुपए का टैक्स बचाया, यहाँ पे जो 4 साल में 300 रुपए का टैक्स बचाया गवर्नमेंट ने 5th ईयर में मेरे से वसूल कर लिया। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 300 रुपीज की मैंने टेम्पोरेरी सेविंग करी फर्स्ट 4 ईयर्स में, जिसको मुझे 5th ईयर में वापस गवर्नमेंट को पे करना पड़ा। यानी टेम्पोरेरी सेविंग इन टैक्स हो रही है, ये यहाँ पे क्या हो रही है, टेम्पोरेरी सेविंग इन टैक्स। यानी फर्स्ट ईयर में मैंने 75 रुपीज की टेम्पोरेरी सेविंग कर ली टैक्स के अंदर। टेम्पोरेरी सेविंग इन टैक्स क्या होता है, मेरा डेफर्ड टैक्स। अभी मैंने आपको बताया था इसकी डेफिनेशन में, हम बस कुछ टाइम के लिए टैक्स किया तो सेविंग कर लें या एडिशनल पेमेंट कर दें, उसे डेफर्ड टैक्स बोला जाता है। तो हमने टेम्पोरेरी सेविंग करी 75 की, तो 75 का हम डेफर्ड टैक्स फर्स्ट ईयर में बुक करेंगे। तो देखो फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर में क्या होगा, हर साल करंट टैक्स एक्सपेंस तो 2625 रुपए का बुक होगा और 75 रुपीज का आपका डेफर्ड टैक्स बुक हो जाएगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक होगा। अब ये डेफर्ड टैक्स जो है ना, वो डेफर्ड टैक्स असेट भी हो सकता है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी हो सकता है। उसका नेचर देखिए आप लॉजिकली, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने फर्स्ट ईयर में 75 रुपीज का टैक्स बचाया,
अब ये मेरे लिए बताओ डेफर्ड टैक्स की एसेट है कि लाइबिलिटी है। फ्यूचर में क्या होगा, मुझे एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अभी मैंने टैक्स बचा लिया 75 का, लेकिन 5th ईयर में देखो 300 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है बुक्स के कंपैरिजन में, यानी 75 मुझे पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। ये आज बचा लिया तो मैं खुश ना हूं, क्योंकि फ्यूचर में तो मुझे पे करना ही है, यानी फ्यूचर में मेरी लाइबिलिटी आएगी, यानी फ्यूचर में मेरी टैक्स की लाइबिलिटी आएगी, यानी फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी को मैं बोल दूंगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। फ्यूचर वर्ड के लिए सिनोनिम है डेफर्ड। तो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी यानी 75 रुपीज की मेरी डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी है, जो आज तो पे नहीं करना, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। इसलिए ये 75 रुपीज की मेरी बुक्स में क्या होगी, डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी बुक होगी। यानी मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस वही पीएनएल में चला जाएगा, टू डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बुक हो जाएगी 75 की। तो 2625 का करंट टैक्स एक्सपेंस चला जाएगा, प्लस 75 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक्स में चला जाएगा। टोटल 2700 रुपए का बुक्स में फर्स्ट ईयर में खर्चा बुक हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये अपना पूरा कंसेप्ट है करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का। ये कंसेप्ट समझाने के लिए एक नॉर्मल मैंने एग्जांपल लिखा था, तो उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट ये समझ में आ गया होगा। अब बस आगे आपको कैलकुलेशन सीखनी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपने 75 की 4 साल सेविंग करी टैक्स के अंदर, लेकिन 5th ईयर में जाके 300 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डेफर्ड टैक्स होगा वो टैक्स में टेम्पोरेरी सेविंग होगी या एडिशनल पेमेंट करना होगा, इस वजह से बनता है। तो यानी वो टेम्पोरेरी है, तो समझ में आ जाना चाहिए कि फ्यूचर में कभी ना कभी आपका वो रिवर्स होगा। तो डेफर्ड टैक्स कंफर्म है फ्यूचर में रिवर्स होगा। आप जब भी डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड करेंगे तो समझ जाइए उसको आपको फ्यूचर में रिवर्स करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे ये 4 साल डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड किया 300 रुपए का, वो 5th ईयर में जाके टोटल रिवर्स हो जाएगा। चलिए अब आ जाइए आप, ये हमारा इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट था। अब आगे हम इस पे कंटिन्यू करते हैं। अब इस चैप्टर में आपको सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की अकाउंटिंग। सबसे पहले हम करंट टैक्स की बात कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। करंट टैक्स को आप अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जनरल एंट्री करंट टैक्स एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की। या आपका खर्चा है, गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना है, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे तो आपका खर्चा है, खर्चा डेबिट होगा तो करंट टैक्स एक्सपेंस। खर्चा कहाँ जाता है, पीएनएल में, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपकी क्या होगी, करंट टैक्स की लाइबिलिटी। ये हम करंट टैक्स लाइबिलिटी क्यों बोल रहे थे, नॉन करंट क्यों नहीं है, क्योंकि आप समझिए टैक्स कब निकालेंगे। मान लीजिए मेरा फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2023, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड है। तो इस ईयर का टैक्स आपको कब पे करना होता है, इस ईयर का टैक्स आने वाले 6, 7, 8 महीनों के अंदर आप पे कर देते हो। तो ये यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर एंड के लिए जो भी आपका टैक्स निकलता है वो आप अपकमिंग 12 मंथ्स के अंदर अंदर ही आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, यानी ये आपकी करंट टैक्स लाइबिलिटी होती है। तो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स करंट टैक्स लाइबिलिटी होगा। क्लियर, ये एंट्री पास होगी, सिंपल सी एंट्री है। इसके बाद देखिए आप, करंट टैक्स एक्सपेंस जो है, जो हमारा खर्चा है, वो हम कहाँ लेके जाएंगे, पीएनएल मैंने बताया, लेकिन वो ओसीआई में भी जा सकता है। किस बेसिस पे, आप देखेंगे कि जिस आइटम पे आप टैक्स रिकॉर्ड कर रहे हो, जिस आइटम पे टैक्स बन रहा है वो आइटम पीएनएल में रिकॉर्ड किया है तो उसका टैक्स भी पीएनएल में लेके जाओ, और वो आइटम अगर आपने ओसीआई में रिकॉर्ड किया है तो उसका टैक्स भी आप ओसीआई में लेके जाओगे। फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्मल आपका रेवेन्यू होता है तो उस पर जो टैक्स बनता है वो तो आप पीएनएल में लेके जाओगे। और वैसे ही अगर मैं ओसीआई का एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसको एज पर इंड AS 109 FVTOCI पे दिखाया हुआ है, तो उसका फेयर वैल्यू गेन लॉस कहाँ जाएगा, ओसीआई के अंदर जाएगा, और उस फेयर वैल्यू गेन लॉस पे जो भी टैक्स बनेगा वो भी ओसीआई में जाएगा। यानी जो टैक्स है, करंट टैक्स एक्सपेंस है, वो अगर किसी पीएनएल वाले आइटम पे बनता है तो पीएनएल में जाएगा, और ओसीआई वाले आइटम पे बनता है तो ओसीआई में जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। इसके बाद देखिए, एडवांस टैक्स अगर आप पे करते हैं कभी गवर्नमेंट को, तो एडवांस टैक्स आप पे करते हैं, वो एक तरीके से आपके लिए असेट है। तो एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट, जो कि करंट टैक्स असेट होगी, टू बैंक अकाउंट आपके पास से पैसा चला जाता है। इतनी सी है करंट टैक्स की अकाउंटिंग, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार शेड्यूल 3 में देखिए, जैसे हमने पीएनएल स्टेटमेंट लिया, इसका टैक्स हमने पीबीटी में से लेस कर दिया टैक्स एक्सपेंस। अब वैसे ही देखिए, पीएनएल में अदर कॉम्प्रहेंसिव इनकम का भी स्टेटमेंट पीएनएल के बाद में ही बनता है। इस स्टेटमेंट में आप देखिए, पीएनएल ओसीआई के आइटम ले लिए और ओसीआई के आइटम में उनका इनकम टैक्स लेस कर दिया। ठीक है, तो ओसीआई से रिलेटेड जो आइटम है उनका इनकम टैक्स भी ओसीआई में ही जाता है। आ जाइए अब आप नोट्स में। नेक्स्ट टॉपिक अब आप देखिए डेफर्ड टैक्स, जो आपको अच्छे से समझना है। इससे रिलेटेड ही एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बनता है। करंट टैक्स से रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता, पूरा जो डिटेल डेफर्ड टैक्स वाला क्वेश्चन ही होता है, उसमें कोई एक आध पॉइंट दे देता है करंट टैक्स के, जो हमने क्लास में देखे भी थे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो डेफर्ड टैक्स का कंसेप्ट अब आप देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे।
डेफर्ड टैक्स की जो कैलकुलेशन है उसके लिए आपको बैलेंस शीट अप्रोच यूज में लेनी होती है एज पर इंड एस 12। इंड एस 12 बैलेंस शीट अप्रोच से चलता है। आप अगर इंटरमीडिएट तक देखेंगे तो आपने AS 22 पढ़ा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 इनकम टैक्सेस का। वहाँ आप इनकम स्टेटमेंट अप्रोच से चलते थे, वहाँ इनकम स्टेटमेंट अप्रोच थी, यहाँ बैलेंस शीट अप्रोच। तो सर क्या दोनों अप्रोच से अमाउंट अलग आता है? DTA डिटेल का अलग नहीं आता, अमाउंट सेम ही आता है। फिर इंड एस ने अप्रोच क्यों अलग करी? इंड एस बैलेंस शीट अप्रोच पे क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं बैलेंस शीट अप्रोच बहुत सिंपल होती है। DTA डिटेल कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट अप्रोच एकदम इजी होती है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच जो आप AS में देखते हो वो डिफिकल्ट रहती है, लेकिन सर हमें तो एग्जाम में वो ईजी लगती थी और ये बैलेंस शीट अप्रोच से तो हमें क्वेश्चन करने ही नहीं आते। तो इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ईजीली इसके क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। इसके अलावा बैलेंस शीट अप्रोच प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट अप्रोच बहुत सिंपल, आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती। लेकिन इनकम स्टेटमेंट जो AS 22 अप्रोच बताता था उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी प्रैक्टिकल लाइफ में, और उसके अलावा भी कई बार ऐसा होता था कि कोई एक दो आइटम मिस हो जाते थे। तो लेकिन बैलेंस शीट अप्रोच में ये सब दिक्कतें नहीं आती, इस वजह से इंड एस बैलेंस शीट अप्रोच को प्रेफरेंस देता है, यानी बैलेंस शीट अप्रोच से DTA निकालने की बात करता है। तो जब भी हम इंड एस 12 के अकॉर्डिंग DTA कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट अप्रोच हम फॉलो करेंगे। अब बैलेंस शीट अप्रोच से DTA आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए। अभी सर हमने एक एग्जांपल लिया था ऊपर, वैसे कैलकुलेट करेंगे क्या? वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था DTA रिकॉर्ड क्यों होता है, डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड क्यों होता है। कैलकुलेट करने का बिल्कुल एक अलग ही तरीका है, वो तरीका अब आप समझिए। बैलेंस शीट अप्रोच यानी आपको बैलेंस शीट के आइटम्स उठाने रहेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट देखनी है। आपने अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग, अपने इंड एस के अकॉर्डिंग जो अपनी बुक्स बना रखी हैं उसमें बैलेंस शीट में देखिए कितनी असेट्स और लाइबिलिटीज आ रही है। उन असेट और लाइबिलिटीज के कैरिंग अमाउंट उठा लीजिए और उन असेट्स और लाइबिलिटीज का टैक्स बेस उठा लीजिए, और इनका जो डिफरेंस होगा उसे आप बोलेंगे टेम्पोरेरी डिफरेंस, और उसके ऊपर आपको DTA डिटेल बनाना पड़ेगा। यानी आपकी बुक्स के अंदर, आपकी बैलेंस शीट में जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज आ रही है उनकी कैरिंग अमाउंट ले लीजिए और उन्हीं असेट्स और लाइबिलिटीज के टैक्स बेस चेक कर लीजिए। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उस पर आपको DTA डिटेल बनाना रहेगा। तो सर अब हमको ये तो समझ में आता है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लाइबिलिटी क्या होता है, जो भी हमारी बैलेंस शीट में आ रहा होगा एज पर इंड एस। लेकिन टैक्स बेस क्या होता है? टैक्स बेस का मतलब है अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बना रहे होते, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट बना रहे होते, तो हमारी बैलेंस शीट में उस पर्टिकुलर असेट या लायबिलिटी का क्या बैलेंस शो हो रहा होता, उस पर्टिकुलर असेट या लायबिलिटी का इनकम टैक्स एक्ट की बैलेंस शीट के अंदर क्या बैलेंस शो हो रहा होता, उसे हम बोलते हैं टैक्स बेस। देखिए एक एग्जांपल जो मैंने आपको क्लास में दिया था, देखिए ये मेरी इंड एस की बैलेंस शीट है जिसमें पीपी आ रहा है, इन्वेंट्री आ रहा है और लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स आ रहे हैं 100, 80 और 90 का अमाउंट। अब मैं अगर यही बैलेंस शीट अपने जो मेरे आइटम्स हैं इन्हीं की बैलेंस शीट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बना रहा होता, मेरी कंपनी की बैलेंस शीट अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बना रहा होता, इनकम टैक्स के जो भी प्रोविजन बोलते हैं, तो उसमें पीपी का बैलेंस आता 75, इन्वेंट्री आती 80 की और डिबेंचर्स आते 80 के। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, ये तो है मेरे कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज, पीपी का कैरिंग अमाउंट, इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट, डिबेंचर लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट। और ये मेरे क्या है, टैक्स बेस ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। पीपी का टैक्स बेस इतना है, इन्वेंट्री का इतना है, डिबेंचर्स का इतना है। अब आपको पता है क्या करना है, हर असेट और लाइबिलिटी के कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस कर लेना और उस पर डिटेल बनाना है। जैसे पीपी का कैरिंग अमाउंट है 100 और पीपी का टैक्स बेस है 75, डिफरेंस कितना है 25 रुपये का, यही होगा मेरा टेम्पोरेरी डिफरेंस और इस पे बनाना रहेगा डिटेल। देख लो कितनी इजी चीज़ है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको डायरेक्टली डिफरेंस लेना है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लाइबिलिटी और टैक्स बेस ऑफ असेट लाइबिलिटी। इन्वेंट्री का कैरिंग अमाउंट है 80, टैक्स बेस है 80, तो इसका डिफरेंस क्या आया 0, यानी इस पर कोई डिटेल नहीं बनेगा। डिबेंचर्स का कैरिंग अमाउंट 90 और टैक्स बेस 80, तो 10 का डिफरेंस है, इस पर भी डिटेल बन जाएगा आपका। तो आपको बस यहाँ पे मुश्किल क्या आती है, मुश्किल आती है सिर्फ टैक्स बेस फाइंड आउट करने में, क्यों कैरिंग अमाउंट तो हमें निकालने आते हैं, इंड एस के अकॉर्डिंग हमें हमारी बुक्स बनानी आती है, अकाउंटिंग करनी आती है असेट लाइबिलिटी की, तो उनके कैरिंग अमाउंट तो हमें मिल जाएंगे बैलेंस शीट में, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। दिक्कत कहाँ आती है, टैक्स बेस फाइंड आउट करने में। तो टैक्स बेस फाइंड आउट करने में दिक्कत आती है, जो कि मैं आपको बहुत ईजीली कुछ एग्जाम्पल से समझा दूंगा। तो अब आप आ जाइए नोट्स में, देखिए तो आप कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस लेंगे जिसे आप टेम्पोरेरी डिफरेंस बोलते हैं और उस पर डिटेल बनाएंगे। अब देखिए टेम्पोरेरी डिफरेंस है
वो तो पता चल गया। जैसे पीपी का अभी एक एग्जांपल जो मैंने दिया था उसमें डिफरेंस कितना आया था 25 का, 100 का कैरिंग अमाउंट था और 75 का टैक्स बेस था पीपी का, तो डिफरेंस अमाउंट कितना आया था 25 का टेम्पोरेरी डिफरेंस। अब सर ये 25 रुपीज़ का जो टेम्पोरेरी डिफरेंस आया था उस पर डीटीए बनाऊं कि डीटीएल बनाऊं ये समझ नहीं आ रहा, डीटीए बनाऊं कि डीटीएल बनाऊं। तो उसके लिए आपको उस टेम्पोरेरी डिफरेंस का नेचर एनालाइज करना पड़ेगा कि जो 25 रुपए का डिफरेंस आया पीपी के कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में उसका नेचर कैसा है। उसका नेचर जिस तरीके का होगा उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि डीटीए बनाना है कि डीटीएल बनाना है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा जो टेम्पोरेरी डिफरेंस है क्या वो टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है या डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है। स्क्रीन में आपके सामने चार्ट में मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है कि डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है। तो आप समझिए अब टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस क्या होता है। टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस का मतलब ऐसा डिफरेंस जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा डिफरेंस जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस। यानी जो टेम्पोरेरी डिफरेंस का अमाउंट आया वो टैक्सेबल जब बोला जाएगा अगर उस डिफरेंस की वजह से फ्यूचर में आपको एडिशनल टैक्स पे करने की जरूरत पड़े। तो सब 25 रुपए का डिफरेंस आया था पीपी के अंदर, तो अब वो मुझे कैसे मालूम इसकी वजह से फ्यूचर में एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो वो आपको डिटरमाइन कैसे करना है वो एग्जांपल से देखेंगे। अभी आप प्रोविजन समझिए। तो टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस यानी फ्यूचर में आपको एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, और एडिशनल फ्यूचर में टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा यानी मेरी लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, यानी फ्यूचर में टैक्स पे करने की लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यानी आपको डीटीएल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। यानी अगर आपका टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस आता है टीटीडी आता है, इसे शॉर्ट में बोलेंगे टीटीडी, तो यहाँ पे आपको डीटीएल बनाना पड़ेगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब दूसरा डिफरेंस होता है डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस, यानी उस डिफरेंस की वजह से फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स की सेविंग होगी। उस डिफरेंस की वजह से अगर आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स की सेविंग होने वाली है तो उसे हम बोलेंगे डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस, डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस डीटीडी। अब इस पे क्या बनेगा डेफर्ड टैक्स असेट। क्यों? फ्यूचर में आपको क्या होगी टैक्स की सेविंग, फ्यूचर में टैक्स का फायदा होगा, उस डिफरेंस की वजह से फ्यूचर में टैक्स का फायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा और टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, यानी असेट आपके लिए, आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा तो आपके लिए क्या है एक तरीके से असेट है। तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉर्ड करोगे अगर डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस आता है तो। अब कैसे पता चलेगा कि ये टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है कि डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है? तो उसको दो तरीके हैं, एक तो आप लॉजिकली सोचें, दूसरा है मैं यहाँ पे कुछ लिख रखा है चार्ट के अंदर वो याद कर लें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकलाइज सब जगह आपको ये याद करना है कब टीटीडी बनेगा कब डीटीडी बनेगा। लॉजिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर लॉजिकली सोचने में टाइम लगता है, एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। तो आपको बस ये याद रखना है कौन से केस में डीटीएल बनेगा कौन से केस में डीटीए बनेगा, यानी टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस कब माना जाता है और डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस कब माना जाता है, ये चार्ट में मैंने यहाँ पे बना रखा है। देखिए सबसे पहले टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस के अपन बात करते हैं जिसमें आपको डीटीएल बनाना होता है। ये किस केस में होगा? जब आपका असेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो और टैक्स बेस कम हो। आपका जो असेट है उसका कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो और टैक्स बेस कम हो तो आपको टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस मानना है और इस पे क्या बनेगा डीटीएल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब इसके पीछे रीज़न देखिए आप कैसे करेंगे, आपको याद कैसे करना है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कई बार एग्जाम में कि कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट ज़्यादा कम कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसको याद करने की टेक्निक, असेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो टैक्स बेस कम हो तो आपको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनानी है, टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस मानना है। तो इसको याद कैसे रखेंगे आप देखिए, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स बेस है इसे तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम किसे छेड़ सकते हैं? उस चीज़ को छेड़ सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसे हम नहीं छेड़ सकते। तो टैक्स बेस को तो हम एज इट इज रहने देंगे, लेकिन जो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट है वो तो हमारे कंट्रोल में है ना, हमारी बुक्स के अंदर है, तो इसको तो हम छेड़ सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको और इसको टैक्स बेस को और कैरिंग अमाउंट को बराबर करना है, एक दूसरे के इक्वल लाना है। तो जैसा आप फाउंडेशन में आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस पढ़ा होगा वैसा ही काम करना है। हम इसे छेड़ सकते हैं कैरिंग अमाउंट को, तो इसके बराबर लाना है तो इसे नीचे लाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे तब बराबर होंगे। कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ज्यादा है टैक्स बेस ऑफ असेट कम है तो हम कैरिंग अमाउंट को छेड़ सकते हैं, उसको नीचे लाना पड़ेगा। असेट का कैरिंग अमाउंट कम करना है, यानी सर असेट का कैरिंग अमाउंट कैसे कम कर सकते हैं? तो असेट का कैरिंग अमाउंट कम तो नहीं कर सकते, लेकिन सर अगर हम लाइबिलिटी उतने ही अमाउंट से बढ़ा दें, अगर हम लाइबिलिटी उतने ही अमाउंट से बढ़ा दें तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, बात एक ही हो जाएगी बिल्कुल। तो यानी अगर असेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो और टैक्स बेस ऑफ असेट कम हो तो आपको क्या करना है, लाइबिलिटी बनानी है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हम बनाएंगे।
दूसरा सिनेरियो कब बनेगी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जब आपका किसी लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट कम है और टैक्स बेस ज़्यादा है। लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज़्यादा है, टैक्स बेस को नहीं छेड़ सकते हमें, तो कैरिंग अमाउंट को छेड़ना है, तो कैरिंग अमाउंट को इसके बराबर लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, यानी लाइबिलिटी के कैरिंग अमाउंट को बढ़ाना है, यानी हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अब देखिए डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस कब बनेगा, जब आपका असेट का कैरिंग अमाउंट कम हो, टैक्स बेस असेट का ज़्यादा हो, तो हम कैरिंग अमाउंट को इंक्रीज करेंगे इसके बराबर लाने के लिए, तो असेट का अमाउंट इंक्रीज करना है, यानी डेफर्ड टैक्स असेट बनानी है। इसके बाद अगर हमारी लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है, लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है, तो कैरिंग अमाउंट हमें कम करना है लाइबिलिटी का, तो कैरिंग अमाउंट कम तो कर नहीं सकते, हम एक काम करते हैं असेट बढ़ा देते हैं ताकि वो सेट ऑफ हो जाए, यानी डीटीए बनाएंगे, डेफर्ड टैक्स असेट बनाएंगे, जब कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ज़्यादा होगा, टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी कम होगा। अब अपने इस एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे पीपी था, पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना है, 100 रुपये, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल आपको क्लास में दिया था वही एग्जाम्पल है ये। देखिए पीपी का जो कैरिंग अमाउंट है आपके पास वो 100 है और पीपी का टैक्स बेस है 75। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस कितना आया, 25 रुपीज़, ये आया टेम्पोरेरी डिफरेंस। अब मुझे एनालाइज करना है कि इस पे डीटीए बनाऊं कि डीटीएल बनाऊं, क्या ये टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है कि डिडक्टिबल है। तो कैसे पता चलेगा, आप देखिए क्या है, सबसे पहली चीज़ ये पीपी असेट है, असेट का कैरिंग अमाउंट 100 रुपये, टैक्स बेस 75, यानी कैरिंग अमाउंट असेट का ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, क्या बनेगा, डिडक्टिबल टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस, यानी डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी। ये क्या है, टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपको बनानी रहेगी। समझ में आया, इन्वेंट्री पे कोई टेम्पोरेरी डिफरेंस है ही नहीं। अब ये देखिए डिबेंचर, डिबेंचर पे डिफरेंस कितना है, कैरिंग अमाउंट 90, टैक्स बेस 80, 10 रुपीज़ का डिफरेंस है, 10 रुपीज़ का टेम्पोरेरी डिफरेंस है डिबेंचर के ऊपर, 10 रुपीज़ का। अब डिबेंचर क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी है, तो डिबेंचर का कैरिंग अमाउंट, लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और लाइबिलिटी का टैक्स बेस कम है, लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है, यानी आपको डीटीए बनाना पड़ेगा, डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है। इस पर क्या बनेगा, डीटीए, डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है, क्योंकि लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, तो हमें लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट कम करना है टैक्स बेस के बराबर लाने के लिए, तो कम तो कर नहीं सकते, हम असेट बना देंगे, इसलिए यहाँ डीटीए बनेगा। तो आपको बस ये याद रखना है कौन से केस में डीटीए बनेगा, डीटीएल, क्योंकि एग्जाम में आपको क्लिक करना चाहिए तुरंत से, ठीक है, क्योंकि वहाँ आप लॉजिकली नहीं सोच सकते, और लॉजिकली सोचना है तो उसका भी तरीका अभी मैं आपको बता दूंगा कुछ एग्जाम्पल से। तो आपको वो टेम्पोरेरी डिफरेंस पता करना है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस, और उस पर देखना है डीटीए बनाएं कि डीटीएल, उसका नेचर देख के, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैरिंग अमाउंट तो आपको पता चल जाते हैं, टैक्स बेस पता करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टैक्स बेस का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कैसे आएगा, टैक्स बेस के लिए अगर आप इंडेक्स में पढ़ेंगे तो बस इतनी सी डेफिनेशन है कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट बना रहे होते तो उस पर्टिकुलर असेट या लाइबिलिटी का इनकम टैक्स में क्या बैलेंस आ रहा होता, बस इतना सा है टैक्स बेस। तो उसको आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिए यहाँ पे 5-6 एग्जांपल, उससे आपको समझ में आएगा टैक्स बेस कैसे निकाला जाता है, बहुत ईजी है। तो टैक्स बेस एक बार आपको निकालना पता चल गया, फिर तो क्या ये टेम्पोरेरी डिफरेंस पता चल जाएगा और उसका नेचर देख के आप डिटेल बना दोगे। तो पहला एग्जांपल देखिए आप, वही एग्जांपल है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इस इंडेक्स का ओवरव्यू देने के लिए लिया था। ए लिमिटेड ने एक पीपी परचेस करी है 5000 रुपये की, डेप्रिसिएशन 20% एसएलएम से बुक्स में लग रहा है और इनकम टैक्स एक्ट में 25% एसएलएम से, टैक्स रेट है आपकी 30%। तो अब आपको इस पर डिटेल कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट ईयर एंड की अपन बात करते हैं। फर्स्ट ईयर एंड में अपने को डीटीए या डीटीएल का अमाउंट निकालना है। सबसे पहले देखिए आइटम क्या है जिसके ऊपर आप डीटीएल बना रहे हो। हम बैलेंस शीट आइटम देखते हैं क्योंकि बैलेंस शीट अप्रोच चलती है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट आइटम क्या है, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो हमने परचेस कर रखी है। पीपी मेरे लिए क्या होती है, असेट होती है। तो इतना समझ में आ गया, एक असेट है। अब इसका कैरिंग अमाउंट बताओ क्या होगा। कैरिंग अमाउंट तो सर सिंपल सा है, आपने परचेस करी थी, 1 साल हो गया, फर्स्ट ईयर एंड हो गया, ईयर 1 के एंड की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर एंड हो गया, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन लग गया होगा बुक्स में, तो कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा। कैरिंग अमाउंट बताओ कितना आ रहा होगा, 5000 की कॉस्ट थी, 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा होगा, बुक्स में 20% है रेट, यानी 5000 का 20% 1000 लगा होगा, यानी 4000 कैरिंग अमाउंट दिख रहा होगा बुक्स में आज पीपी का।
इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बैलेंस शीट बनाता तो बताओ वहाँ पे इस पीपी का कितना बैलेंस शो होता। तो सिंपल सी बात है, इनकम टैक्स एक्ट में देख लो कितना डेप्रिसिएशन अलाउ होता है उतना हटा दो तो उसका कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट का आपको कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा पीपी का, जिसे हम टैक्स बेस बोलते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन किस रेट से चार्ज होता है? 25% से, यानी 5000 की पीपी माइनस 25% 5000 का 1250, यानी 3750 हमारा इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। 3750 क्या होगा? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हमारा बुक्स में इनकम टैक्स के अंदर पीपी का बैलेंस शो होगा, जिसे हम टैक्स बेस बोलते हैं। तो कैरिंग अमाउंट भी मिल गया, टैक्स बेस भी मिल गया। इन दोनों का डिफरेंस को हम क्या बोल देंगे? टेम्पोरेरी डिफरेंस, जो कि आ गया 250 रुपीज़ का। 4000 माइनस 3750। बहुत ईजी है। टैक्स बेस देख लो क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था इसमें, तो बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल लिया मैंने ये। तो 250 रुपये का आपका टेम्पोरेरी डिफरेंस आया। अब आपको एनालाइज करना है ये टैक्सेबल है कि डिडक्टेबल है। सबसे पहले जो मैंने आपको याद करना सिखाया था उससे देखिए। पीपी असेट है मेरे लिए, ठीक है। असेट का कैरिंग अमाउंट 4000 रुपये, टैक्स बेस 3750। कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ज़्यादा है, टैक्स बेस ऑफ असेट कम है, क्या है? टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस। क्या बनेगा? डीटीएल बनेगा। तो ये है मेरा टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस। डीटीएल बनाऊंगा किस रेट से? इनकम टैक्स की जो भी रेट होगी 30%। डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे बनता है डिटेल, बाकी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आपको लिखवाया हुआ है सब। तो 250 रुपये पे आप 30% के अकॉर्डिंग 75 रुपीज़ का क्या बना लोगे? डीटीएल। आपको याद आ रहा ऊपर जो ओवरव्यू का एग्जांपल दिया था उसमें भी तो 75 रुपये का 75 रुपीज़ का बन रहा था डीटीएल, ठीक है। तो वही चीज़ है, लेकिन अपन ने कैलकुलेट करने का इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये अप्रोच लगाई, बैलेंस शीट अप्रोच। बहुत ईजी है, क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, कैरिंग अमाउंट देखा, टैक्स पेज देखा, डिफरेंस लिया और उस पर टैक्स रेट अप्लाई करके डिटेल पता कर लिया, खत्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग। देखिए, A Limited has interest income receivable of ₹1000 in income tax. Interest income is taxable on cash basis. Tax rate is 30%. A Limited को एक इंटरेस्ट की इनकम मिलने वाली है 1000 रुपीज़ की, यानी मेरी रिसीवेबल है। रिसीवेबल है यानी मेरे लिए असेट है, मेरे को इंटरेस्ट की इनकम मिलेगी। तो बुक्स में मैं एक असेट रिकॉर्ड करूंगा इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल नाम से। तो मेरी बुक्स में बताओ कैरिंग अमाउंट क्या आएगा इस असेट का? 1000 रुपीज़, जितने की मेरे को इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में इन इनकम टैक्स इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस। क्या बोला कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की इनकम जिस दिन आपको कैश में मिलती है ना उस दिन टैक्स चार्ज करते हैं इनकम टैक्स वाले, उससे पहले उनको कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन एक्चुअल में मिल जाएगी तब वो टैक्स लगाएंगे उसके ऊपर, उससे पहले उनको अक्रूवल बेसिस पे वो बुक नहीं करेंगे। हम हमारी बुक्स में तो क्या एंट्री कर देंगे? इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, असेट डेबिट हो गई, टू इंटरेस्ट इनकम P&L में ले जाएंगे तुरंत। हमारी बुक्स में तो हम अक्रूवल बेसिस पे बुक कर लेंगे, तो हमारे तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा सेट का 1000। लेकिन इनकम टैक्स वाले बताओ कब करेंगे? जब उनको एक्चुअल में कैश की, जब अपने को एक्चुअल में कैश की इनकम मिल जाएगी, कैश में इंटरेस्ट की इनकम मिल जाएगी, उस दिन वो टैक्स लगाएंगे। उससे पहले उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो वो बोलेंगे हमारे लिए टैक्स बेस क्या है? 0, क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है अभी। उनको तो मतलब कब होगा? जब एक्चुअल में कैश में पैसा मिलेगा, ठीक है। तो टैक्स बेस 0 हो गया। डिफरेंस कितने का आ गया? 1000 रुपीज़ का। टैक्सेबल है कि डिडक्टेबल है? टैक्सेबल की डिडक्टेबल। देखिए अब असेट है हमारी, असेट का कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस 0 यानी कम है, तो आपका टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है। डेफर टैक्स लाइबिलिटी बनेगी 1000 पे 30% के अकॉर्डिंग 300 रुपीज़, खत्म। तो टैक्स बेस आपको लॉजिकली सोच के पता करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जितने भी एग्जांपल लिए हैं इनमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इससे अलावा आपको और कोई पॉइंट्स जो अपने क्वेश्चंस हैं SM वगैरह के जो मैंने क्वेश्चन बैंक में भी दे रखे हैं, और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको। तो जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हो सकते थे वो अपने एग्जाम्पल में अपन ने कवर कर रखे हैं। एग्जाम्पल थर्ड, A Limited has made investment in equity shares for ₹1000. It is shown at FVTPL at year end. Fair value of investment in equity shares is ₹800. A Limited ने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया 1000 रुपीज़ में। इसको अपन अपनी बुक्स में एज पर इंडिया 109 FVTPL पे दिखा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट ईयर एंड, 1 साल खत्म हो गया और उस दिन इस इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू आपको बता रखी है 800 रुपये हो गई। तो अब बताओ इसका डिटेल कैसे बनेगा? पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर मेरे लिए क्या है? असेट है, ये पता चल गया। अब कैरिंग अमाउंट बताओ इसका क्या होगा? फर्स्ट ईयर एंड में सर 800 रुपये फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे ना, FVTPL पे मेजर कर रहे हैं। फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 800 रुपये पे। कैरिंग अमाउंट 800 ही हो जाएगा। 200 रुपये का जो फेयर वैल्यू लॉस हुआ है वो P&L में ले जाएंगे अपन।
टैक्स बेस बताओ क्या होगा। देखो टैक्स बेस इसका आज भी 1000 रुपीज़ ही होगा, जो इनिशियल कॉस्ट थी, जितना आपने इनिशियली इसको परचेज किया था। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स पे इंडियस 109 नहीं लगता। 109 किस पे लगता है? हमारी बुक्स पे, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं इस पर इंडियस उस पर लगता है। इंडियस 109 को इनकम टैक्स वालों से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स वाले अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, वो इंडियस 109 नहीं जानते। तो वो क्या करेंगे, वो कोई फेयर वैल्यू पे थोड़ी ना दिखाएंगे, वो तो बोलेंगे 1000 में परचेज किया था आपने इन्वेस्टमेंट, तो बस 1000 रुपीज़ ही उसका टैक्स बेस है। और आप एक और तरीके से समझिए, हमारी बुक्स में क्या हुआ, हमने फेयर वैल्यू लॉस हुआ 200 रुपये का, जो कि अनरियलाइज्ड है, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसको कुछ बेचा वगैरह नहीं है, बस फेयर वैल्यू लॉस मुझे दिखाई दिया तो मैं P&L में ले गया। लेकिन इनकम टैक्स वाले पता है क्या करते हैं, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे अनरियलाइज्ड लॉस है भाई ये, इससे हमको क्या लेना देना। अनरियलाइज्ड गेन लॉस से इनकम टैक्स वालों को लेना देना नहीं होता। वो तो पता है क्या बोलेंगे, जिस दिन ये इन्वेस्टमेंट आप बेच दोगे ना, उस दिन हम कैपिटल गेन चार्ज कर लेंगे। मान लो आज ही मैं इन्वेस्टमेंट बेच देता तो सेल कंसिडरेशन कितना मिलता, फेयर वैल्यू के बराबर, जो कि 800, और 1000 की कॉस्ट थी, यानी 200 रुपये का कैपिटल लॉस वहाँ दिखाई दे जाता। तो बात वही है ना, वो P&L में लॉस कब लेके जाएंगे, जिस दिन एक्चुअल में आप सेल कर दोगे इस इन्वेस्टमेंट को। तो उनके लिए अभी कोई मतलब नहीं है फेयर वैल्यू में चेंज आने का। तो इनकम टैक्स वालों के लिए टैक्स बेस उसकी कॉस्ट ही है 1000 रुपीज़ ही, क्योंकि उस पर इंडियस 109 अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखिए। तो टैक्स बेस मिल गया, कैरिंग अमाउंट मिल गया। देखिए कैरिंग अमाउंट असेट का 800, टैक्स बेस ज़्यादा है असेट का, यानी डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है, DTA बनेगा। 200 रुपये का जो डिफरेंस आया उस पर 30% के अकॉर्डिंग 60 रुपये का आपने DTA बना दिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए लिमिटेड ने अपनी बुक्स में एक डिवीजन क्लोजर कॉस्ट के लिए प्रोविजन बनाया 1000 रुपये का। हो सकता है मेरा कोई डिवीजन था जिसको मैं बंद कर रहा हूँ, तो उसके लिए प्रोविजन बनाया, उस पर जो भी खर्चा होने वाला है 1000 रुपीज़ का, मैंने लाइबिलिटी क्रिएट करी। प्रोविजन बनाना है यानी लाइबिलिटी क्रिएट कर ली, खर्चा भी किया नहीं है, बस लाइबिलिटी क्रिएट करी है। इन इनकम टैक्स क्लोजर कॉस्ट इज अलाउड ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली पेड। क्या लिखा हुआ है, इनकम टैक्स में क्लोजर कॉस्ट जब ही अलाउ करेगा इनकम टैक्स वाले, जब आप एक्चुअल में पे कर दोगे। यानी इनकम टैक्स वाले इस खर्चे का डिडक्शन या इस खर्चे का अलाउंस कब देंगे, जब आप एक्चुअल में पेमेंट कर दोगे। यानी इनकम टैक्स वाले प्रोविजन कुछ नहीं बनाएंगे, उनको भी कोई मतलब ही नहीं है। एक्चुअल में जिस दिन मैं ये खर्चा कर दूंगा ना, उस दिन इनकम टैक्स वाले बोलेंगे हाँ बेटा डिडक्शन ले जाओ। अब आप डिडक्शन ले जाओ, उससे पहले कोई डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ पे बताओ इस लाइबिलिटी का प्रोविजन जो मैंने बनाया उसका कैरिंग अमाउंट कितना है, 1000 रुपीज़, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। टैक्स बेस कितना होगा, 0। इनकम टैक्स वालों को अभी कोई मतलब ही नहीं है, जब एक्चुअल में पे होगा तब पे कर देंगे वो, उससे पहले कोई मतलब नहीं है, तो कोई लाइबिलिटी वहाँ क्रिएट होगी नहीं, 0 रुपीज़। तो डिफरेंस आया 1000 का। आप देखिए कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी 1000 और टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी 0, क्या हुआ ये डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस, DTA बनेगा। तो DTA बना दीजिए 1000 पे 30% 300 के अकॉर्डिंग। इनमें भी आप लॉजिकली सोच सकते हैं। लॉजिकली देखिए मैंने ऊपर आपको बताया भी, एक तो याद करने का तरीका DTA डिटेल का, अब लॉजिकली भी मैं बता देता हूँ इन एग्जांपल्स में। सबसे पहला एग्जांपल PP वाला जो अपन ने लिया, इसमें देखिए कैरिंग अमाउंट PP का 4000 और टैक्स बेस 3750। तो अगर अगर हम देखें तो क्या समझ में आता है कि बुक्स के अंदर जो हमारी इंडेक्स की बुक्स है उसमें 4000 का और डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा फ्यूचर में, लेकिन इनकम टैक्स में 3750 का ही फ्यूचर में डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। यानी फ्यूचर में इनकम टैक्स में कम डेप्रिसिएशन अलाउ होगा इन कंपैरिजन टू बुक्स। कम डेप्रिसिएशन अलाउ होगा तो वहाँ पे टैक्स ज़्यादा बनेगा, इनकम टैक्स में टैक्स ज़्यादा बनेगा, यानी इनकम टैक्स में टैक्स की लाइबिलिटी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू बुक्स। यानी मेरी टैक्स की लाइबिलिटी फ्यूचर में ज़्यादा आएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, डेफर टैक्स लाइबिलिटी, तो DTL बनेगा। ये लॉजिकली आपको डिसाइड करना है कि DTA बनाएं या DTL। बाकी याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, कंपेयर कर लीजिए कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को, ठीक है, वो आपको ये चार्ट में मैंने दे ही रखा है। यहाँ पे लॉजिकली मैंने आपको बताया। सेकंड एग्जांपल में भी लॉजिकली देख लीजिए, इंटरेस्ट की इनकम रिसीवेबल थी, तो बुक्स में तो क्या हुआ, जैसे ही रिसीवेबल हुई मैंने उसको P&L में इनकम बुक कर लिया, पर इनकम टैक्स वाले कब बुक करेंगे, जब एक्चुअल में मिलेगी। यानी फ्यूचर में क्या होगा, इनकम टैक्स वाले जब इनकम मिलेगी तब टैक्स अप्लाई करेंगे, टैक्स लगाएंगे उस इनकम के ऊपर। लेकिन बुक्स में तो अभी हम टैक्स लगा दिए, बुक्स में फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा इनकम पे। तो फ्यूचर में इनकम टैक्स के अंदर उस इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स लगने वाला है, यानी टैक्स की लाइबिलिटी आने वाली है, तो DTL। इसके बाद थर्ड एग्जांपल में देखिए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में यहाँ पे क्या हुआ, 200 रुपये का फेयर वैल्यू लॉस हो रहा था, जो बुक्स में तो हम तुरंत P&L में ले गए, लेकिन इनकम टैक्स वाले अभी P&L में नहीं लेके गए। वो क्या बोलते हैं, जब एक्चुअल में बिकेगा ये इन्वेस्टमेंट वगैरह, तब हम आपसे कैपिटल गेन कैपिटल लॉस जो भी होगा उस अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट दे देंगे। यानी अगर हम फ्यूचर में बेचेंगे मान लो, तब फेयर वैल्यू 800 ही रहती है जो अभी हो रखी है, तो 200 रुपये का कैपिटल लॉस हो जाएगा फ्यूचर में। यानी बुक्स इनकम टैक्स में फ्यूचर में आपको कैपिटल लॉस, यानी आपको टैक्स की सेविंग होगी। कैपिटल लॉस आएगा आपका तो टैक्स की सेविंग होगी ना, टैक्स बचेगा आपका, टैक्स की सेविंग होगी, यानी DTA बनेगा।
इसके बाद फोर्थ जो भी मैंने आपको एग्जांपल समझाया डिवीजन क्लोजर कॉस्ट के प्रोविजन का, बुक्स में हमने प्रोविजन बनाया नहीं, P&L में खर्चा अभी बुक कर लिया, लेकिन इनकम टैक्स वाले जब फ्यूचर में आप एक्चुअल में एक्सपेंस करोगे तब वो आपको डिडक्शन या अलाउंस देंगे, यानी फ्यूचर में इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिलेगी, खर्चे का ही अलाउंस मिलेगी, यानी आपका टैक्स कम बनेगा, यानी DTA बेनिफिट होगा टैक्स में, तो DTA। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप लोग, ए लिमिटेड ने एक इनकम रिसीव करी है 500 की एडवांस में। इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि इनकम जिस दिन आपको मिल जाएगी उसी दिन आप उसको टैक्सेबल कर दोगे कैश बेसिस पे। इनकम जैसे ही आपको मिल जाती है आप उस पर टैक्स लगा देते हो, चाहे वो एडवांस में मिली हो कभी भी मिली हो, यानी जैसे आपको कैश में पैसा मिलता है आप उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं। टैक्स रेट 30% है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरे को एडवांस में इनकम मिली तो मैं अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो कि मेरे लिए लाइबिलिटी होगी 500 रुपए की। तो कैरिंग अमाउंट लाइबिलिटी का आ गया 500। अब देखिए टैक्स बेस क्या होगा, इनकम टैक्स वालों ने पता क्या होगा, जैसे मुझे एडवांस में इनकम मिली होगी कैश अकाउंट डेबिट 500, तो इनकम टैक्स में एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट 500, वो तुरंत उस पर टैक्स लगा चुके होंगे। क्या लिखा हुआ है, जैसे आपको इनकम कैश में मिल जाती है हम टैक्सेबल कर देते हैं, ऐसा इनकम टैक्स में बोला हुआ है। तो जैसे ही आपको 500 रुपए मिले होंगे उन्होंने उसे P&L में ले गए होंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू P&L, ठीक है, वो क्योंकि उस पर इनकम टैक्स वाले तुरंत टैक्स ले लेते हैं। यानी इनकम टैक्स में इस इनकम से रिलेटेड कोई एसेट या लाइबिलिटी बनी नहीं होगी, कोई एसेट या लाइबिलिटी बनी नहीं होगी, तो टैक्स बेस कितना हुआ होगा, 0 हुआ होगा। तो आपका डिफरेंस कितना है, 500 रुपए का। कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है, DTA बन जाएगा। लॉजिकली आप देखिए बुक्स में क्या होगा, फ्यूचर में ये इनकम अपने बुक्स के P&L में जाएगी, क्योंकि अभी हमने लाइबिलिटी बुक करी है अनअर्न्ड इनकम की, फ्यूचर में अपन इसे रेवेन्यू में लेके जाएंगे, तो बुक्स में तो फ्यूचर में टैक्स बनेगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी इस पे टैक्स पे कर चुके हैं, क्योंकि इस पे जैसे कैश में मिली अपने को अपन ने टैक्स दे दिया। तो फ्यूचर में इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इस इनकम पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स आपको नहीं देना है बोर। तो यानी फ्यूचर में आपको इनकम टैक्स में तो कोई टैक्स नहीं देना, बुक्स के अकॉर्डिंग ये P&L में जाएगी तो टैक्स बनेगा, यानी इनकम टैक्स में टैक्स नहीं बनेगा, तो डेफर टैक्स असेट, डेफर टैक्स असेट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए लास्ट, ए लिमिटेड ने एक लोन लिया 1000 रुपये का, जिसपे ट्रांजैक्शन कॉस्ट आई 200 रुपये की। इनकम टैक्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज अलाउड फॉर डिडक्शन ऑन पेमेंट डेट इटसेल्फ, टैक्स रेट है 30%। मैंने लोन लिया 1000 का, यानी फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट 200, तो इसमें से एडजस्ट कर दूं मैं जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, 1000 में से 200 रुपये हटा दूँ, यानी कैरिंग अमाउंट आ गया 800 रुपये। ये अपन ने इंडिया 109 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। लोन लिया है, मेरे लिए लाइबिलिटी है, कैरिंग अमाउंट आ चुका है 800 रुपीज़ बुक्स के अकॉर्डिंग। अब देखिए इनकम टैक्स में टैक्स बेस क्या होगा, इनकम टैक्स में क्या इंडिया 109 लगता है, नहीं, तो उनके लिए टैक्स बेस क्या होगा, जो इनिशियली लोन लिया था 1000 रुपये का, वही उनके लिए लाइबिलिटी का अमाउंट होगा, टैक्स बेस होगा 1000 रुपीज़। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसमें एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन पे इंडिया 109 नहीं लगता। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लियरली, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकम टैक्स में जैसे ही आपने पे करी वैसे ही उसकी इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है, तो वो तुरंत डिडक्शन मिल जाती है, यानी P&L में ले गए होंगे। इनकम टैक्स वाले उसे 200 रुपये की ट्रांजैक्शन कॉस्ट को तुरंत P&L में लेके गए होंगे, उन्होंने अपनी लाइबिलिटी के अमाउंट से एडजस्ट नहीं किया होगा, ठीक है। तो यानी इनकम टैक्स में ट्रांजैक्शन कॉस्ट, EIR वगैरह का जो एडजस्टमेंट है वो नहीं होता, क्योंकि उन पर इंडिया 109 नहीं लगता। तो डिफरेंस आ गया 200 रुपये का। कैसा डिफरेंस है, लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट कम है और टैक्स बेस ज़्यादा है, यानी टैक्सेबल टेम्पोरेरी डिफरेंस है, DTL बनेगा। आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं, बुक्स में तो क्या हुआ, 200 रुपये को हमने लाइबिलिटी के कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट कर दिया, यानी फ्यूचर में जो EIR होगी, EIR से जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उससे वो फ्यूचर में आपको अपनी बुक्स में P&L में जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स में वो खर्चा ऑलरेडी P&L में जा चुका है, इनकम टैक्स में वो खर्चा ऑलरेडी आप P&L में बुक कर चुके हो, यानी इनकम टैक्स में आप डिडक्शन ले चुके हो। बुक्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर में P&L में जाएगा, खर्चा अलाउ होगा। इनकम टैक्स में फ्यूचर में कोई खर्चा अलाउ होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको खर्चा अलाउ हो चुका है। यानी इनकम टैक्स में फ्यूचर में खर्चा अलाउ नहीं होगा, तो यानी वहाँ पे आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी। तो ये है लॉजिकली सोचने का तरीका, DTA बनाए कि DTL। इसलिए मैंने बोला इसमें टाइम लग सकता है, आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है अगर प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा नहीं है तो। इसलिए आप वो चार्ट याद करिए, कब बनेगा DTA, कब बनेगा DTL। तो ये हो गया आपका DTA DTL पहचानने का तरीका। DTA DTL कैसे बनाएंगे वो कैलकुलेट करने का तरीका। तो हमने टेम्पोरेरी डिफरेंस निकालना सीख लिया। अब देख लीजिए DTA DTL कैसे कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल में अपन ने देख ही लिया ऑलरेडी, बाकी थोड़ा डिटेल में अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेम्पोरेरी डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जो भी हमारा टेम्पोरेरी डिफरेंस आ रहा था उसको टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे और उसी अमाउंट को बोल रहे थे DTA DTL। तो यही अमाउंट होगा आपका DTA DTL का। पर ये जो अमाउंट आता है ना, टेम्पोरेरी डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है
ये जो आता है ये क्लोजिंग बैलेंस आता है। डीटीए डीटीएल का क्या आता है? क्लोजिंग बैलेंस, जो कि बैलेंस शीट में आपके दिखना चाहिए। डीटीए डीटीएल क्या है? बैलेंस शीट आइटम्स हैं, असेट है तो असेट में, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में। तो जो आप टेम्पोरेरी डिफरेंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डीटीए डीटीएल का आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, जो कि बैलेंस शीट में आपको दिखना चाहिए। हमें ये पता करना है ड्यूरिंग द ईयर की P&L में कितना चार्ज करें, क्योंकि हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस भी होगा डीटीए डीटीएल का और हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। तो बताओ ड्यूरिंग द ईयर P&L या OCI में डीटीए डीटीएल कितना लेके जाएं। तो क्लोजिंग बैलेंस जो आपने पता किया है डीटीए डीटीएल का आना चाहिए, कैलकुलेट करना आ गया अपने को, माइनस ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या आपकी बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट में गिवन होगा, उसको हटा दो तो रिमेनिंग आपको करंट ईयर में P&L या OCI में चार्ज कर देना है। P&L का आइटम है जिस पे आप डीटीए डीटीएल बना रहे हो तो उसका डीटीए डीटीएल भी P&L में जाएगा। OCI का आइटम है तो उससे रिलेटेड डीटीए डीटीएल भी OCI के अंदर जाएगा। ये बेसिक सी बात है। एग्जाम्पल से देखिए, जैसे ये लास्ट एग्जाम्पल ही है अपना लोन वाला, इसका डीटीएल अपन ने पता किया 60 रुपीज़। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड क्लोजिंग बैलेंस डीटीएल का बुक्स में बैलेंस शीट में दिखना चाहिए 60 रुपये का। जो हम अब करंट ईयर एंड की जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें 60 रुपये का डीटीएल दिखना चाहिए। अब मुझे पता चला इससे रिलेटेड जो ओपनिंग बैलेंस है मेरी बैलेंस शीट में, मान लेता हूँ मैं अपने और कोई असेट या लाइबिलिटी ऐसी नहीं है जिस पे डीटीए डीटीएल बन रहा हो इसके अलावा, तो ओपनिंग बैलेंस जो डीटीए डीटीएल का मुझे दिखाई दिया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीटीएल जो पिछले साल की बैलेंस शीट थी, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग ही तो होगा, उसमें बैलेंस दिख रहा था बैलेंस शीट में 40 रुपये का। तो अब बताओ क्या होगा? 60 रुपये का टोटल बैलेंस बैलेंस शीट में आना चाहिए डीटीएल का, ओपनिंग 40 रुपये का बैलेंस है तो 20 रुपये का करंट ईयर में और बनाएंगे। तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर टैक्स लाइबिलिटी 20 रुपीज़, खत्म। P&L किस नाम से डेबिट होगा? डेफर टैक्स एक्सपेंस। जो टैक्स एक्सपेंस दिखाते हैं ना P&L में शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ आपको, करंट टैक्स और डेफर टैक्स, वो आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए आप लोग आगे, डीटीए डीटीएल जो भी हम बनाएंगे करंट ईयर में वो कंफर्म है फ्यूचर में रिवर्स होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो वही यहाँ पे मैंने नोट में लिखा है। जो भी एक बार डीटीए डीटीएल बनता है वो फ्यूचर में कंफर्म में रिवर्स होगा, तभी वो बनता है, अदरवाइज वो बनता ही नहीं है। इसके बाद डीटीए डीटीएल कैलकुलेट करने के लिए जो हम टैक्स रेट काम में लेते हैं वो कौन सी टैक्स रेट काम में लेंगे? वो हम फ्यूचर टैक्स रेट स्पेसिफिक टू द ट्रांजैक्शन काम में लेंगे। फ्यूचर टैक्स रेट स्पेसिफिक टू द ट्रांजैक्शन, इसका क्या मतलब है? सपोज आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, करंट टैक्स रेट जो गवर्नमेंट के भी करंट ईयर के लिए टैक्स रेट है वो है 30%, लेकिन आने वाले सालों के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी नई टैक्स रेट 25%। तो आपको जो करंट टैक्स जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है, करंट टैक्स एक्सपेंस, वो तो 30% से बनाओगे, लेकिन डीटीए डीटीएल आपको 25% नई रेट से बनाना है। यानी फ्यूचर के ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई होने वाली है, फ्यूचर में जो टैक्स रेट अप्लाई होने वाली है उस रेट से आपको डीटीए डीटेल बनाना होता है। क्वेश्चन में अगर आपको फ्यूचर की टैक्स रेट दे रखी है तो उस रेट से आपको डीटीए डीटेल बनाना है। क्यों, ऐसा क्यों? तो आप समझिए डीटीए डीटेल क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने आज कुछ टैक्स बचा लिया है या एक्स्ट्रा पे कर दिया जिसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, फ्यूचर में या तो हमें एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा या बेनिफिट होगा। तो यानी डीटीए डीटीएल का इफेक्ट कब आता है? फ्यूचर में आता है। डीटीए डीटीएल का एक्चुअल में इनकम टैक्स में इफेक्ट कब आता है? फ्यूचर में आता है, क्योंकि फ्यूचर में जाके वो रिवर्स होते हैं ना। जैसे स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में 5th ईयर में इफेक्ट आ रहा था, लास्ट ईयर में जाके, तो फ्यूचर में इफेक्ट आता है इनकम टैक्स में। तो फ्यूचर की इनकम टैक्स की रेट लो ना, आप करंट रेट क्यों ले रहे हो जब आपको मालूम है फ्यूचर में रेट क्या होगी? पर क्वेश्चन में सिंगल रेट गिवन है तो वो काम में ले लोगे। समझ में आया आपको? इसके बाद देखिए, फ्यूचर टैक्स रेट को अपन सब्सटेंटिवली इनेक्टेड रेट भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गवर्नमेंट ने क्या किया, बैलेंस शीट डेट 31 मार्च मेरी बैलेंस शीट डेट है, इस दिन से पहले 31 मार्च से पहले गवर्नमेंट ने आने वाले सालों के लिए फ्यूचर ईयर्स के लिए टैक्स रेट अनाउंस कर दी 25%। आने वाले सालों के लिए टैक्स रेट अनाउंस कर दी 25% बैलेंस शीट डेट से पहले, तो उसे अपन फ्यूचर टैक्स रेट मानेंगे। गवर्नमेंट ने 31 मार्च के बाद अनाउंस करी मान लो टैक्स रेट आने वाले सालों के लिए फ्यूचर टैक्स रेट, तो उसका हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे क्या? उसका कुछ नहीं करेंगे। डेफर टैक्स फिर जो ओल्ड रेट है 30% उसी से बना देना। यानी फ्यूचर टैक्स रेट कैसी होनी चाहिए? जो बैलेंस शीट डेट से पहले गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, चाहे उसका पार्लियामेंट में अभी अप्रूवल मिला हो या ना मिला, उससे मतलब नहीं है, पार्लियामेंट में बाद में अप्रूव हो जाए चाहिए, लेकिन बस बैलेंस शीट डेट से पहले अगर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि आने वाले सालों के लिए हम ये वाली टैक्स रेट अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो टैक्स रेट फिर आपको डीटीए डीटीएल के लिए अप्लाई कर लेनी है। बैलेंस शीट डेट से पहले अगर अनाउंसमेंट हो जाती है, अनाउंसमेंट अगर बैलेंस शीट डेट के बाद करती है गवर्नमेंट, तो फिर वो रेट कोई काम की नहीं है अपने लिए। एक क्वेश्चन भी है अपने पास जिसमें अपन ने ऐसा देखा था।
एंट्रीज देख लीजिए, डिटेल की समझ में आ गया होगा। वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट को कैसे रिकॉर्ड करोगे, डेफर्ड टैक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस P&L OCI में चला जाएगा। जब आप फ्यूचर ईयर में रिवर्स करोगे इसे तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स एसेट। ऐसे ही डिटेल रिकॉर्ड करने के लिए डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और फ्यूचर में रिवर्स करने के लिए एंट्री उल्टी हो जाएगी। तो ये था आपका डिटेल कैलकुलेट करना। एग्जाम में अब आपको 5 स्टेप्स अप्लाई करने हैं जब भी डिटेल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आए। सबसे पहला स्टेप आपको कैरिंग अमाउंट पता कर लेना है पर्टिकुलर असेट या लायबिलिटी का, जिसका भी डिटेल निकालना हो। सेकंड स्टेप में आपको टैक्स बेस पता कर लेना है उस असेट या लायबिलिटी का। थर्ड स्टेप में आपको टेम्पोरेरी डिफरेंस पता कर लेना है और देख लेना है कि वो टैक्सेबल है कि डिडक्टिबल है। फोर्थ स्टेप में आपको उस पर डिटेल कैलकुलेट कर लेना है टेम्पोरेरी डिफरेंस पे। क्लोजिंग बैलेंस पता कर लोगे और फिर ड्यूरिंग द ईयर P&L या OCI में कितना चार्ज करना है वो पता कर लोगे। और लास्ट फाइनल 5th स्टेप में जनरल एंट्रीज आपको पास कर देनी है अगर क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ये 5 स्टेप लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन अपन ने ये स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करे थे, एकदम इजीली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन कुछ स्पेशल केसेस में कैसे होगी। कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पे डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कुछ स्पेशल प्रोविजन जो मैंने आपको नोट डाउन कराए थे, वो देखिए, इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहला, आपकी बुक्स में जो असेट आ रही है उस असेट का नाम है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। मैंने किसी सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में पैसा लगाया हुआ है तो मेरी बुक्स में असेट आ रही होगी ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी या इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। तो इस केस में आप डिटेल कैसे निकालोगे, तो उसके लिए इसमें क्या तरीका दिया है इंडेस ने, बोला कैरिंग अमाउंट आप कैसे पता करोगे। एक तो इन्वेस्टमेंट जितने का किया था, मान लो 10 लाख रुपए में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था एसोसिएट में, एक एसोसिएट कंपनी खरीदी थी मैंने। एसोसिएट कब बनती है, 20% से ज़्यादा कंट्रोल लेता हूँ, 50% से कम। तो 10 लाख रुपीज़ में मैंने उसको खरीदा था, तो 10 लाख में खरीदा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्या होगा, 10 लाख, तो वो मेरी क्या थी, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरी कॉस्ट। तो कैरिंग अमाउंट आज के दिन कैसे मिलेगा आपको, वो जो कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ले लो, प्लस या माइनस कर लो उस एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ने जो भी प्रॉफिट कमाया है उसमें आपका कितना शेयर है, जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाया है उसमें आपका कितना शेयर है, प्लस या माइनस कर दो। प्लस या माइनस क्या करना है, सामने वाली एसोसिएट जॉइंट वेंचर ने जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाया है उसका शेयर आपको इसमें ऐड या लेस कर लेना है। मान लो मैंने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था मेरी एसोसिएट में, तो मेरी बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 10 लाख का आ रहा है। कैरिंग अमाउंट आज के दिन का पता करना है तो 10 लाख वो तो ले ही लोगे, साथ में अब आपको क्या करना है, मान लो उस एसोसिएट में फ्यूचर में जो टाइम, मान लो 1 साल हो गया इन्वेस्टमेंट करे हुए, 1 साल में उस एसोसिएट ने 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया और मैंने उसमें 20% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो 20% कितना होता है 1 लाख का, 20,000। यानी सामने वाली एसोसिएट ने अगर 1 लाख रुपीज़ कमाए तो बताओ मेरा हिस्सा कितना बनता है, मेरा राइट कितना बनता है। भाई उस कंपनी में 20% मेरा शेयर है, तो यानी उसके 1 लाख के प्रॉफिट में 20% यानी 20,000 मेरा राइट है, वो मैं ऐड कर लूँगा। यानी इन्वेस्टमेंट पता है मेरा कितना हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा इस इन्वेस्टमेंट का, 10 लाख रुपीज़ की कॉस्ट प्लस 20,000 का प्रॉफिट, यानी 10,20,000। ऐसे ही मान लो उसने 1 साल के अंदर लॉस किया था एसोसिएट ने 1 लाख का, तो उस लॉस में मेरा शेयर कितना आया, 20,000, यानी 10 लाख माइनस 20,000 कर दूंगा, यानी 9,80,000। तो शेयर इन प्रॉफिट या लॉस आपको एडलेस कर लेना है, आपको कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। टैक्स बेस कैसे निकालेंगे, टैक्स बेस सिंपल था, जो इन्वेस्टमेंट का इनिशियल अमाउंट था, कॉस्ट अमाउंट था, वो ले लेना है बस। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स वाले बोलते हैं आपने उसके शेयर में प्रॉफिट उठा लिया, उससे हमें क्या मतलब, हमारे ऊपर तो कोई प्रोविजन अप्लाई नहीं होते, ये तो आपकी बुक्स पे अप्लाई होते होंगे इंडेस के अकॉर्डिंग, हम तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। आपने सामने वाले ने अभी आपको क्या वो प्रॉफिट आपकी जेब में ला के दे दिया क्या, नहीं, बस उसने प्रॉफिट कमाया और आप अपना शेयर जोड़ रहे हो अपने कैरिंग अमाउंट में, पर हमें मतलब नहीं है। इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, जब सामने वाली एसोसिएट, सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर जो भी है आपकी, वो जिस दिन आपको एक्चुअल में वो पैसा दे देगी जो उसने प्रॉफिट कमाया, उसमें जितना भी आपका शेयर बनता है, मान लो 20,000 का शेयर बनता है मेरा, तो वो जिस दिन आपको दे देगी उस दिन हम मानेंगे कि आपके पास पैसा आया है प्रॉफिट का। यानी वो सामने वाला देगा कब, मुझे डिविडेंड जब बांटेगा, डिविडेंड बांटेगा तभी तो मुझे वो पैसा मिलेगा, तो उस दिन हम इंक्लूड करेंगे, उससे पहले हम लेंगे ही नहीं। तो टैक्स बेस हमेशा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही रहेगा। क्लियर। इसके बाद देखिए इसमें एक नोट, ये नोट क्या बोलता है,
अगर आपकी जो असेट आ रही है बुक्स में वो आ रही है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी के नाम से, तो उस पर आपको डिटेल नहीं बनाना है। हो सकता है कैरिंग अमाउंट आए कुछ अलग और टैक्स बेस कुछ अलग आए, ठीक है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस दोनों अलग अलग आए, टेम्पोरेरी डिफरेंस अराइज हो, फिर भी आपको डिटेल नहीं बनाना है। यानी अगर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नाम से असेट आ रही है तो उस पर डिटेल कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिना बात की बात है। वो क्यों नहीं करने की जरूरत, उसका पीछे इन्होंने रीज़न दिया, क्योंकि जो डिफरेंस आएगा ना कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस इन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी में, वो ऐसा डिफरेंस होगा जिस पे पेरेंट एंटिटी यानी मेरा कंट्रोल होगा कि उसको रिवर्स करवाना है या नहीं करवाना। क्यों, आप सोचिए, इनकम टैक्स वाले कब टैक्स चार्ज करेंगे, जब एक्चुअल में सामने वाली कंपनी मुझे डिविडेंड बांट देगी, क्योंकि उससे पहले उनको मतलब नहीं है, एक्चुअल में पैसा तो तभी मिलेगा। अब बताओ, अगर मैं पेरेंट एंटिटी हूँ, सामने वाली मेरी सब्सिडरी यानी मेरे पास उस कंपनी का कंट्रोल है, उसका कंट्रोल मेरे पास है, यानी मेरे हैंड में पावर्स है कि मैं डिसाइड करूँ कि सामने वाली कंपनी कब डिविडेंड बांटे। तो अगर मेरे को ये डिटेल जो भी बन रहा होगा इस पर टेम्पोरेरी डिफरेंस, अगर मैं चाहता हूँ कि वो कभी ज़िंदगी में रिवर्स ही ना हो, तो मैं कभी उस कंपनी से डिविडेंड बंटवाऊंगा ही नहीं। डिविडेंड ही नहीं बांटेगी तो डिटेल रिवर्स ही नहीं हो पाएगा। यानी सारी पावर्स मेरे पास हैं, तो इंडिया ने बोला भाई डिटेल रिकॉर्ड ही मत करो, क्योंकि वो बिना बात की बात है, पेरेंट के हाथ में है कब डिटेल रिकॉर्ड रिवर्स करवाना है, तो आप उस पर रिकॉर्ड ही मत करो। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी नाम से अगर आपकी बुक्स में सेट आ रही है तो क्लियर। तो ये पॉइंट है स्पेशल केस। दूसरा स्पेशल केस देखिए, आपने एक असेट लीज पर ली है, मैंने एक असेट लीज पर ली है, ठीक है, मैं लेसी हूँ, मैंने एक असेट लीज पर ली है, तो उसके केस में डिटेल कैसे कैलकुलेट होगा। तो आप देखिए, असेट लीज पर लेते हैं तो अपनी बुक्स में हम दो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, एक ROU असेट और एक लीज लाइबिलिटी। आपको पता हो इंडिया 116 में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो कैरिंग अमाउंट बताओ क्या आएगा, कैरिंग अमाउंट तो सिंपल सा है, ROU असेट और लीज लाइबिलिटी, सर दो चीज़ें आ रही है, एक आइटम नहीं आ रहा, तो आप एक काम करो ना, दोनों को नेट कर लो, दोनों का नेट कर लो। यानी कैरिंग अमाउंट पता हम क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे, बैलेंस शीट डेट पे ROU असेट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा बुक्स में, और जो भी लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा उसका नेट कर लेंगे, उसको नेट कर लेंगे। सपोज ROU असेट मेरी बुक्स में आ रही है 100 रुपीज़ की बैलेंस शीट डेट पर, और लीज लाइबिलिटी का बैलेंस आ रहा है 110 रुपीज़, तो इन दोनों को नेट किया तो बताओ क्या आया, 10 रुपीज़ का डिफरेंस आया। यानी नेट मेरे पास आई 10 रुपीज़ की लाइबिलिटी, ROU असेट 100 की, लीज लाइबिलिटी 110 की, यानी नेट मेरे पास लाइबिलिटी आई 10 रुपये की। नेट लाइबिलिटी कितनी आई ईयर एंड पे 10 रुपये की, तो यही मेरा होगा कैरिंग अमाउंट। नेट लाइबिलिटी वाला कैरिंग अमाउंट कितना होगा, 10 रुपये। टैक्स बेस क्या होगा, हमेशा जो भी एसेट आप लीज पर लेते हो उसका टैक्स बेस हमेशा जीरो होगा, नील होगा। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स में जैसे आप लीज रेंट पे करते हो ना, उस दिन आपको डिडक्शन मिलती है, उसके अलावा इनकम टैक्स में कोई इंडिया 116 नहीं लगता कि वो ROU असेट लीज लाइबिलिटी बुक कराए। वो तो जैसे ही आप लीज रेंट पे करोगे P&L में अलाउ कर देंगे बस, तो उनके लिए कोई एसेट लाइबिलिटी नहीं है, टैक्स बेस जीरो होगा, खत्म। थर्ड स्पेशल केस, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन। ये एकदम यही स्पेशल केस है, इसमें आप डिटेल कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखिए। देखिए, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन में हम हमारी बुक्स में क्या करते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं जो P&L में चला जाता है, टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व बनाते हैं। तो सर एक तो P&L में खर्चा चला गया, एक रिजर्व अदर इक्विटी में चला गया, ना कोई एसेट आई ना कोई लाइबिलिटी आई, ना कोई एसेट आई ना कोई लाइबिलिटी आई, डिटेल कैसे बनाए। तो अब आप देखिए, सबसे पहले इंडेक्स क्या बोलता है, यहाँ पे कुछ अजम्पशन के ऊपर बात चलेगी। सबसे पहले इंडेक्स क्या बोलता है, इसे आप एक असेट मान लीजिए। सबसे पहले शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन को आप एक असेट मान के चलिए, सबसे पहले अजम्पशन। इसके बाद आप आज देखिए आपका बुक्स में कैरिंग अमाउंट क्या है, इससे रिलेटेड क्या बुक्स में हम कोई असेट रिकॉर्ड करते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई असेट रिकॉर्ड नहीं करते, खर्चा बुक होता है, P&L में चला जाता है, तो कैरिंग अमाउंट तो होगा नील। ये तो सिंपल है। अब टैक्स बेस देखिए, यहाँ पे आप टैक्स बेस कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप टैक्स बेस लेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल डेट बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। यानी जो हम इंडेक्स 102 में हमारी बुक्स में शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए पता करते थे ना कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आज के दिन तक कितना रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, कैसे पता करते थे, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट। अगर आपको याद आ रहा हो, नहीं तो फॉर्मूला देख लेना आप नोट्स में। तो ऐसे ही हम कैलकुलेट करते थे कि टोटल अभी तक कितना खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए था। तो बस आपको टैक्स बेस कैसे लेना है, आपको ये पता करना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टोटल कितना रिकॉर्ड हो सकता था, कितना रिकॉर्ड आज की डेट तक हो सकता था इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन के बेसिस पे।
हम बुक्स में जब इंड एस 102 के अकॉर्डिंग जब रिकॉर्ड करते हैं तो हम फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन को देखते हैं। इंड एस 102 फेयर वैल्यू की बात करता है, पर हम टैक्स बेस निकालने के लिए सेम वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन। क्यों काम में लेंगे? देखो, एक्चुअल में मैंने आपको बताया था पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर ही होता है। हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जरूर फेयर वैल्यू से करते हैं, लेकिन पेमेंट तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ही होता है। ये इंड एस 102 में मैंने आपको बताया था। टैक्स बेस बताओ क्या होगा? इधर टैक्स बेस वो है कि जैसे आप पेमेंट करोगे अपने एम्प्लॉयज़ को तो उसको डिडक्शन मिलेगी, आपको इनकम टैक्स में खर्चा अलाउ होगा। खर्चा अलाउ होगा वो क्या होगा? अब वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही होगा। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल में पेमेंट तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही करते हो, इसलिए यहाँ पे आप इंट्रिंसिक वैल्यू ले रहे हो काम में टैक्स बेस निकालने के लिए। इन्हें आपको बस क्या करना है, आज के दिन तक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड कर दिया जाना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, उसे टैक्स बेस मान लेना है। उसे आपको टैक्स बेस मान लेना है। कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस का डिफरेंस टेम्पोररी डिफरेंस आएगा। डीटीए डिटेल आप बना लोगे। मैं आपको बता दूं इस केस में हमेशा डीटीए बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा आपकी असेट आपको अज्यूम करना है। कैरिंग अमाउंट हमेशा नील रहेगा, टैक्स बेस रहेगा कुछ ना कुछ। तो असेट का कैरिंग अमाउंट कम है, टैक्स बेस ज़्यादा है, तो आपका क्या बनेगा? डीटीए बनेगा हमेशा। तो शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन पे आपका डीटीए बनता है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया था पूरा। नेक्स्ट स्पेशल केस देखिए, कोई एसेट लाइबिलिटी मेरी बुक्स में ऐसी आ रही है जो किसी ऐसे एक्सपेंस से रिलेटेड है जो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा, यानी कभी भी उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इनकम टैक्स में कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कभी भी नहीं मिलेगी, 5 साल 10 साल 1000 साल कभी नहीं मिलेगी। या फिर कोई एसेट लाइबिलिटी मेरी बुक्स में ऐसी आ रही है जो किसी इनकम से रिलेटेड है जो कभी भी इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होगी, जो कभी भी इनकम टैक्स में टैक्सेबल नहीं होगी। तो उसके कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं खर्चे से रिलेटेड। जैसे मैंने किसी चैरिटेबल अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को चैरिटेबल डोनेशन दिया, अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट को चैरिटेबल डोनेशन दिया तो वो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता। या मैंने कोई पेनल्टी पे करी तो वो इनकम टैक्स में कभी भी अलाउ नहीं होती। आप पीजीबीपी ऐड में पढ़ते हैं। या मैंने इनकम टैक्स डिमांड पे करी, इनकम टैक्स में मान लो मैंने 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स चोरी कर रखा था, तो इनकम टैक्स की डिमांड आ गई मेरे ऊपर और उसको मैंने पे किया, तो वो क्या इनकम टैक्स वाले खर्चा अलाउ कर देंगे? वो कभी भी अलाउ नहीं करेंगे इनकम टैक्स डिमांड को। तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होंगे। तो इस पे भाई आपको डीटीए डिटेल बनाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कभी इनकम टैक्स में अलाउ होंगे ही नहीं। हमारी बुक्स में तो हम इनको पीएनडल में लेके चले जाएंगे, जो हमारी इंडेस के अकॉर्डिंग पीएनडल बनेगा उसमें तो जाएंगे ना भाई, पेनल्टी इनकम टैक्स डिमांड सब कुछ पीएनडल में डालेंगे। लेकिन इनकम टैक्स में जिंदगी में कभी भी पीएनडल में नहीं जाएंगे क्योंकि कभी अलाउ होंगे ही नहीं। तो फिर भाई डीटीए डिटेल बनाना ही क्यों है? क्यों? क्योंकि ये कभी रिवर्स होंगे ही नहीं। डीटीए डिटेल तभी बन सकता है जब वो फ्यूचर में रिवर्स हो, क्योंकि इसका मतलब ही क्या होता है? टेम्पोरेरी हमने सेविंग कर ली टैक्स की, टेम्पोरेरी एडिशनल टैक्स पे कर दिया। लेकिन ये तो परमानेंट डिफरेंस हो गया एक तरीके से, कभी ये होगा ही नहीं रिवर्स, कभी रिवर्स ही नहीं होगा। तो डीटीए डिटेल मत बनाओ। तो यानी इस केस में आपको पता है क्या करना है? टैक्स बेस को अज्यूम कर लेना है कैरिंग अमाउंट के बराबर ही होगा। सपोज मेरी बुक्स में पेनल्टी आ रही है 100 रुपए की, तो आपको अज्यूम कर लेना है इस पेनल्टी का टैक्स बेस भी 100 रुपए, ताकि टेम्पोरेरी डिफरेंस 0 हो जाए, डीटीए डिटेल ना बनाना पड़े। ठीक है, तो ऐसे आइटम पे आप कभी भी डीटीए डिटेल नहीं बनाओगे। नेक्स्ट स्पेशल केस देखिए, कैरी फॉरवर्ड लॉस जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होंगे उन्हें आप डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस मानोगे और उन पे आप डीटीए बना सकते हो। डीटीए बनाने की कुछ कंडीशन होती है, वो अभी अपन देखेंगे, तो इसलिए मैंने लिखा है डीटीए आप बना सकते हो उसके ऊपर। तो कैरी फॉरवर्ड लॉसेज जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं उन्हें हम डिडक्टिबल टेम्पोरेरी डिफरेंस मानते हैं और उस पर डीटीए बनता है। ऐसा क्यों? देखिए, इनकम टैक्स में मान लो मेरा 10 लाख रुपए का कैरी फॉरवर्ड लॉस आ गया करंट ईयर का, जो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फ्यूचर में। इसका क्या मतलब है? फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट इस लॉस से सेटिस्फाई हो जाएगा, इस लॉस से आपका सेट ऑफ हो जाएगा, इस लॉस से फ्यूचर का प्रॉफिट सेट ऑफ हो जाएगा। तो सपोज अभी 10 लाख का मेरा कैरी लॉस आया जो कि मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। नेक्स्ट ईयर में सपोज 50 लाख का इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बनता है, तो 10 लाख का जो कैरी फॉरवर्ड लॉस था पहले वो सेट ऑफ कर दूंगा, तो यानी 40 लाख रुपए के प्रॉफिट पर ही मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी मैंने मेरे प्रॉफिट को, इनकम टैक्स के प्रॉफिट को 10 लाख से कम कर लिया। यानी कैरी फॉरवर्ड लॉस पता है क्या करता है? फ्यूचर के आपके इनकम टैक्स के प्रॉफिट को कम करता है ताकि फ्यूचर में इनकम टैक्स कम देना पड़े, यानी फ्यूचर में टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो डीटीए बना लीजिए, समझ में आया? तो कैरी फॉरवर्ड लॉस पे डीटीए बनता है। नेक्स्ट आइटम देखिए, मैट क्रेडिट। मैट क्रेडिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड टैक्स एसेट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई मैट क्रेडिट है आपका, उसे डायरेक्टली आप डीटीए रिकॉर्ड कर लीजिए। मैट क्रेडिट को तो आपको डायरेक्टली डीटीए रिकॉर्ड करना है, उस पर टैक्स रेट अप्लाई मत कर देना। सपोज इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपका 5 लाख रुपए का मैट क्रेडिट है, तो आप बुक्स में डायरेक्टली 5 लाख रुपए का डीटीए बना लीजिए उस मैट क्रेडिट से रिलेटेड। ऐसा क्यों? समझिए, मैट क्रेडिट क्या होता है वो सब आप पेपर 7 डायरेक्ट टैक्स में पढ़ेंगे, उसका डिस्कशन ज़्यादा मैं नहीं करूंगा, बस जितना जरूरी है उतना आपको बता रहा हूँ।
देखिए मैट के प्रोविजंस होते हैं इनकम टैक्स में, और कई बार आप मैट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं तो मैट क्रेडिट आपको मिल जाता है। और वो मैट क्रेडिट क्या बोलता है कि फ्यूचर में आपका जब भी टैक्स बनेगा, जब भी टैक्स आप पे करोगे फ्यूचर में, उस मैट क्रेडिट को आप यूटिलाइज कर लेना टैक्स पे करने के लिए, यानी उतने अमाउंट से हम आपका फ्यूचर का टैक्स कम कर देंगे, ऐसा मैट क्रेडिट बोलता है। कुछ कंडीशन है उस पर अपने को जाना नहीं है। तो मैट क्रेडिट क्या करता है, फ्यूचर का टैक्स का अमाउंट ही कम कर देता है। कैरी फॉरवर्ड लॉस तो क्या कर रहा था, फ्यूचर का प्रॉफिट कम कर रहा था टैक्सेबल, तो हम उस पर डीटीए बनाते हैं टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके। लेकिन मैट क्रेडिट तो डायरेक्टली टैक्स को कम करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा करंट ईयर में मैट क्रेडिट आ गया 5 लाख रुपए का, नेक्स्ट ईयर में मेरी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है 20 लाख रुपए की। टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा हूं मैं, डायरेक्टली प्रॉफिट पे टैक्स रेट अप्लाई करके जो टैक्स का अमाउंट आया वो बनता है 20 लाख रुपए, 20 लाख गवर्नमेंट को पे करना है। मैट क्रेडिट है 5 लाख का, तो पता मुझे गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, ओनली 15 लाख, क्योंकि 5 लाख मेरा मैट क्रेडिट रखा हुआ है। तो डायरेक्टली मेरे टैक्स को कम कर देगा वो, यानी फ्यूचर के टैक्स अमाउंट को ही कम कर देता है मैट क्रेडिट, इसलिए इसको हम डायरेक्टली डेफर्ड टैक्स असेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, इसे आप डीटीए रिकॉर्ड कर लोगे। आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट और लास्ट स्पेशल केस, असेट एंड लाइबिलिटीज एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर में भी आपके काम में आता है। ये स्पेशल केस समझ ही लीजिए, सिंपल है, इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात आपको नहीं आएगी। देखिए आप लोग, देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में डीटीए डिटेल की अब अपन बात कर लेते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसे आप अमालगमेशन के नाम से जानते हैं, इंड एस 103 में अपन इसे डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ अपन इसे डिटेल में देखेंगे। अभी मैं आपको एक बार बेसिक बता देता हूँ इसका, ताकि आपको ये प्रोविज़न समझ में आ जाए। इसमें आप क्या करते हो, जैसे ए लिमिटेड एक कंपनी है, ये एक दूसरी कंपनी बी लिमिटेड है, इसको टेक ओवर कर रही है, यानी इसको खरीद रही है, यानी बी लिमिटेड कंपनी बिक रही है और ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीद रही है। मैं ए लिमिटेड हूँ, मैं बी लिमिटेड को खरीद रहा हूँ। इस प्रोसेस को अपन अमालगमेशन या बिजनेस कॉम्बिनेशन बोलेंगे इंड एस की लैंग्वेज के अंदर, बिजनेस कॉम्बिनेशन। इस केस में जो डीटीए डिटेल अराइज होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा वो सब आपको सीखना है। तो यहाँ पे देखिए, जो सामने वाली कंपनी है इसको खरीदेंगे तो क्या होगा, उस कंपनी की जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है वो हमारी हो जाएंगी, उनको हम अपनी बुक्स में ले आएंगे। तो ये देखो सामने वाली जो कंपनी है बी लिमिटेड, इसकी एसेट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ रहे हैं, पीपी आ रही है, इन्वेंट्री आ रहा है और क्रेडिटर्स आ रहे हैं। ये 3 आइटम आ रहे हैं, बस ये 3 आइटम्स उसकी एसेट और लाइबिलिटीज में आ रहे हैं, 2 एसेट और 1 लाइबिलिटी। क्लियर। बुक वैल्यू कितनी है, कैरिंग अमाउंट 100 करोड़, 80 करोड़ और 90 करोड़ सामने वाले की बुक्स में। लेकिन मैं आपको बताऊं बिजनेस कॉम्बिनेशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग, इंड एस 103 के अकॉर्डिंग, आप जब भी एक कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उसकी एसेट और लाइबिलिटीज को आप, जिन्हें आप बोलेंगे नेट असेट्स और लाइबिलिटीज लेते हैं, उसे आप बोलेंगे नेट असेट्स टेक ओवर करते हैं आप। तो उसकी जो नेट असेट्स लेंगे उन्हें आप फेयर वैल्यू पे लेते हैं, उन्हें किस पे लेते हैं, फेयर वैल्यू। तो इनकी मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू भी लिख रखी है, पीपी की 110 करोड़, इन्वेंट्री की 70 करोड़ और क्रेडिटर्स की 100 करोड़। यानी टोटल नेट असेट्स की अगर मैं फेयर वैल्यू बात करूँ तो 80 करोड़ आएगी। कैसे, टोटल असेट्स की फेयर वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू, तो आपको नेट असेट की फेयर वैल्यू मिल जाएगी। नेट असेट तो समझ में आता है ना, असेट माइनस लाइबिलिटी। तो मैं सामने वाले की फेयर वैल्यू पर फेयर वैल्यू को टेक ओवर करता हूँ, असेट्स और लाइबिलिटीज को फेयर वैल्यू पे टेक ओवर करता हूँ। तो मेरी बुक्स में देखो एंट्री क्या पास होगी, मेरी बुक्स में मैं क्या करूँगा, सामने वाले की मैंने क्या टेक ओवर करी है, असेट और लाइबिलिटी। असेट मैंने पीपी टेक ओवर करी, 110 की फेयर वैल्यू 110 पे डेबिट कर ली। इन्वेंट्री टेक ओवर करी 70 रुपये पे, तो 70 पे डेबिट कर ली फेयर वैल्यू। और क्रेडिटर्स की फेयर वैल्यू 100 करोड़ है, तो 2 क्रेडिटर्स 100 कर लिया मैंने मेरी बुक्स में ए लिमिटेड ने। इसके अलावा सामने वाले को मैंने पीसी पे करा सपोज 120 करोड़ का बैंक के थ्रू, तो वो मैंने टू बैंक कर दिया। ये आप समझते हैं, इतना तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। डिफरेंस इन एंट्री जो भी आता है वो आप क्या करते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस आ रहा है डेबिट में, तो गुडविल में मैं डालूंगा। कितना डालूंगा, क्रेडिट का टोटल 220 बन रहा है और डेबिट का 180, यानी 40 रुपीज़ का। कितना आया, 40 रुपीज़ का ये आ रहा है गुडविल, बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया, ये आप काम करते हैं। अगर सामने वाले की बुक्स में सर डीटीएल आ रहा होता, तो सामने वाले की जो बी लिमिटेड है इसकी बुक्स में मान लो डीटीए आ रहा होता
5 करोड़ का, इसकी बुक्स में 5 करोड़ का DTA आ रहा होता तो क्या करते, उसको भी ले लेते, DTA डेबिट कर लेते 5 करोड़ से, तो हमारी गुडविल पता है कितनी हो जाती, 35 करोड़, कितनी हो जाती, 35 करोड़ गुडविल हो जाती है 35 करोड़। सिंपल है। तो सर DTA DTL में इसमें फिर क्या कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सिंपल है, जो भी सामने वाले की बुक्स में DTA DTL आ रहा है वो भी आप एक्वायर कर लो, बिल्कुल वो तो आपको एक्वायर करना ही है, वो DTA DTL सामने वाले की बुक्स में जो भी आ रहा है वो तो ले ही लेना है। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन करने की वजह से, बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से, ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा DTA DTL भी क्रिएट हो सकता है, इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा DTA DTL भी क्रिएट हो सकता है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझिए वापस से जो मैं बोल रहा हूँ, सामने वाली कंपनी जिसको आप एक्वायर कर रहे हो उसकी बुक्स में कोई DTA DTL आ रहा है तो उसे आप एज इट इज ले लो, उसको तो आपको एज इट इज लेना है, उसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। लेकिन हम जो बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उसकी वजह से भी कुछ DTA DTL अराइज हो सकता है, नया कुछ नया DTA DTL बन सकता है, वो आप कैलकुलेट करो और उसे भी रिकॉर्ड करो। समझ में आई इतनी बात? तो सर नया DTA DTL कैसे बन सकता है, क्यों बन सकता है वो बताओ, तो उसको मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ क्यों बन सकता है, कैसे बन सकता है। एक बार के लिए मैं मान रहा हूँ कि सामने वाले की बुक्स में कोई DTA DTL नहीं है, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सामने वाले की बुक्स में कोई DTA DTL नहीं है, होता तो हम ले लेते, बात इतनी सी है, उसको तो एज इट इज ले लेते। अब देखिए DTA DTL बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से एक्स्ट्रा कैसे आ सकता है, कैसे कैलकुलेट हो सकता है, क्यों आ सकता है, वो आप समझिए। वो कैसे आप समझेंगे, देखो सामने वाली जो कंपनी है इसकी बुक्स में इन असेट और लाइबिलिटीज का ये कैरिंग अमाउंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कैरिंग अमाउंट आ रहा है। इसने अपना DTA DTL जो खुद की बुक्स में दिखा रखा होगा वो कैसे बनाया होगा, इस कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस से कंपेयर करके इसने एक DTA DTL बना रखा होगा, जो अगर इसकी बैलेंस शीट में आ रहा होता तो हम ले लेते, पर मान लेते वो कुछ नहीं है। अब हमने पता क्या किया, जब इस कंपनी को एक्वायर किया तो हमने इसकी नेट असेट्स को बताओ किस पे लिया, उसकी कैरिंग अमाउंट पे लिया क्या, नहीं, हमने उसकी फेयर वैल्यू पे लिया। बस यहीं से गड़बड़ चालू हो गई, हमने सामने वाले की नेट असेट्स को फेयर वैल्यू पे टेक ओवर कर लिया, यानी जो PP उसकी बुक्स में 100 रुपए की आ रही थी मैंने उसको अपनी बुक्स में 110 पे दिखाया। इन्वेंट्री को जो उसकी बुक्स में 80 रुपए की आ रही थी उसको मैंने अपनी बुक्स में 70 रुपए पे दिखाया, और जो क्रेडिटर उसकी बुक्स में 90 रुपीज़ का आ रहा था उसको मैंने अपनी बुक्स में 100 रुपए पे दिखाया। यानी सामने वाले की एसेट लाइबिलिटीज को जब मैंने टेक ओवर किया तो फेयर वैल्यू पे दिखाया, सामने वाले के कैरिंग अमाउंट पे टेक ओवर नहीं किया। इसकी वजह से फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस है, इसकी वजह से DTA DTL बन सकता है। क्यों बन सकता है वो समझिए आप। मैंने तो फेयर वैल्यू पे टेक ओवर कर लिया इंड एस के अकॉर्डिंग 103 को अप्लाई करके, इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन को अप्लाई करके, पर इनकम टैक्स एक्ट वाले पता है क्या बोलेंगे, हम कोई इंड एस 103 नहीं जानते, हमें कोई फेयर वैल्यू से मतलब नहीं है, हमारे लिए तो भाई सामने वाले की कंपनी की जो PP है, इसकी बुक की जो PP है या इन्वेंट्री है या क्रेडिटर्स है, इनका जो पहले टैक्स बेस था आज भी वही टैक्स बेस है, उनको तो इनकम टैक्स के प्रोविजन से मतलब है ना, इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग तो वो जो पहले टैक्स बेस था आज भी वही है। मैं सामने वाली कंपनी को खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, उससे इनकम टैक्स वालों को 1% ही फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई मतलब नहीं है, वो तो बोलेंगे हमारे लिए तो जो टैक्स बेस था वही है अभी भी इन पर्टिकुलर असेट लाइबिलिटीज का, यानी उनके लिए तो आज भी वही वैल्यू है। लेकिन मैंने तो अपनी बुक्स में वैल्यू चेंज कर दी, मैंने जब इस कंपनी को खरीदा तो इसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो ये जो वैल्यू मैंने खुद ने चेंज करी है इसकी वजह से DTA DTL बनाना पड़ेगा। देखो अब कैसे बनेगा। देखो अब क्या करेंगे, अपन ने फेयर वैल्यू पे वैल्यू ले ली, अपनी बुक्स के अंदर टेक ओवर करने पे फेयर वैल्यू पे ले ली, लेकिन सामने वाले की बुक्स में ही इस कैरिंग अमाउंट पे रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। हम क्या मानेंगे कि ये जो कैरिंग अमाउंट जो सामने वाले की बुक्स में है ये टैक्स बेस है, ठीक है, यही टैक्स बेस है, यही टैक्स बेस है, तो ये तो टैक्स बेस का काम करेगा जो पहले सामने वाले की बुक्स में था। पहले सामने वाले की बुक्स में जो अमाउंट था वही इनकम टैक्स वालों के लिए टैक्स बेस है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो वैल्यू चेंज होती नहीं है, फेयर वैल्यू का इफेक्ट आता ही नहीं है। लेकिन जैसे हमने कंपनी को खरीदा तो ये तो टैक्स बेस रह गया एज इट इज, जो पहले अमाउंट था, और हमने जब टेक ओवर किया तो अपनी बुक्स के अंदर जो हमारी बुक्स है उसमें कितने पे दिखाया, फेयर वैल्यू पे दिखाया। तो ये जो फेयर वैल्यू है ये हमारे लिए क्या बन गया, नया कैरिंग अमाउंट, हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग ये नया कैरिंग अमाउंट बन गया। आप सोचिए जैसे आपने सामने वाली कंपनी को खरीदा तो अपनी बुक्स में मैं उसकी एसेट और लाइबिलिटीज को दिखाऊंगा किस पे, फेयर वैल्यू पे, तो मेरी बुक्स में बताओ एसेट लाइबिलिटीज किस पे आ रही है, फेयर वैल्यू, तो ये तो बन जाएगा मेरा कैरिंग अमाउंट नया।
और जो पुराना वाला सामने वाले की बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रहा था उसे हम क्या मान लेंगे, टैक्स बेस, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस पर आपको डिटेल बनाना होगा। बस यही है इसका पूरा कंसेप्ट है। समझ में आई आपको बात? तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एसेट लाइबिलिटीज एक्वायर्ड करते हो तो उस पर आपका डिटेल बन सकता है। आप नेट एसेट जो भी टेक ओवर करिए बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप उनको देखिए। अगर नेट एसेट्स में डायरेक्ट नेट एसेट्स की बात कर रहा हूँ, आप एक सिंगल इंडिविजुअल एसेट और लाइबिलिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। मैं अगर नेट एसेट की बात कर रहा हूँ, यानी एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करने के बाद नेट की बात कर रहा हूँ। आप एग्जाम में भी पता क्या करिएगा, जो भी सामने वाली कंपनी है उसकी नेट एसेट्स का कैरिंग अमाउंट ले लेना जो पुराना वाला था, जो कि टैक्स बेस का काम करेगा, और फेयर वैल्यू ले लेना जो कि नए कैरिंग अमाउंट की काम करेगी। तो नेट अमाउंट निकाल लेना, नेट टैक्स बेस और नेट कैरिंग अमाउंट एसेट का, और फिर कंपेयर करना। तो नेट एसेट्स, जो नेट एसेट्स है अगर उनका फेयर वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू किसका काम करेगी, कैरिंग अमाउंट एज पर बुक का, वो ज़्यादा है टैक्स बेस से, वो ज़्यादा है टैक्स बेस से। नेट असेट, असेट की फेयर वैल्यू ज़्यादा है टैक्स बेस से, डीटीएल बनेगा। और असेट की फेयर वैल्यू यानी कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, तो क्या बनेगा, डीटीए बनेगा। सिंपल सा वही प्रोविजन है, बस क्या देखना है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अब आप ध्यान रखिए, जो आप डीटीएल बनाएंगे उसमें टैक्स बेस क्या होगा। टैक्स बेस या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा सामने वाली कंपनी का ये टैक्स बेस था, क्वेश्चन में गिवन नहीं तो उसके एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट को ही टैक्स बेस मान लेना। यहाँ पे एक थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट और है जो डिटेल लॉजिक मांगता है, जो अपने क्लास में देखा भी था। फार्मा लिमिटेड और डॉर्मन लिमिटेड नाम से एक क्वेश्चन था, उसमें देखा भी था। फार्मा लिमिटेड नाम से एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वो देखना आप। उसमें अपन ने इस पॉइंट को भी डिस्कस किया था, वो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर सामने वाली जो कंपनी है उसके आपको टैक्स बेस गिवन है, जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स बेस है, एक्चुअल टैक्स बेस है, वो आपको गिवन है, तो आप उसके कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस अज्यूम नहीं करोगे। लेकिन अगर टैक्स बेस गिवन नहीं है तो उसका जो पुराना कैरिंग अमाउंट था उसे ही टैक्स बेस अज्यूम कर लोगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना आप, अगर सामने वाले के टैक्स बेस क्वेश्चन में आपको गिवन है ना एग्जैक्टली टैक्स बेस क्या है, एक्चुअल के टैक्स बेस, तो वो टैक्स बेस तो एज इट इज आ जाएंगे, और फेयर वैल्यू को हमने नया कैरिंग अमाउंट मान लिया। अब जो आपका डिटेल कैलकुलेट होगा ना इस फेयर वैल्यू को उसके टैक्स बेस से कंपेयर करके, वो टोटल डिटेल कैलकुलेट होगा। टोटल का मतलब सामने वाले का जो पहले से बैलेंस शीट में था वो भी, और जो बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से बन रहा है वो भी। ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर सामने वाले का टैक्स बेस गिवन नहीं है, हम उसके कैरिंग अमाउंट को ही टैक्स बेस अज्यूम कर रहे हैं, तो जो हम फेयर वैल्यू और उसके कैरिंग अमाउंट का जो डिफरेंस लेंगे उस पर हम जो डिटेल बनाएंगे वो एक्स्ट्रा होगा इन कंपैरिजन जो उसकी बैलेंस शीट में आ रहा है। जिसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर एक क्वेश्चन में तो आईसीआई पुरानी उसकी बैलेंस शीट में जो डिटेल आ रहा है वो भी ले रहा है और एक में नहीं ले रहा, उसके पीछे रीज़न यही है। आप ध्यान से देखिएगा, इसका बस यही तरीका है। वो क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया ध्यान से देखने के लिए, फार्मा लिमिटेड वाला। फार्मा लिमिटेड वाले क्वेश्चन में पता है क्या, उसकी बैलेंस शीट में डिटेल दिखा रखा है और उसके आपको ओरिजिनल टैक्स बेस भी बता रखे हैं। तो आप ओरिजिनल टैक्स बेस को फेयर वैल्यू से कंपेयर करके जो डिटेल निकाले हो ना वो टोटल आ रहा है, इंक्लूडिंग जो उसकी बैलेंस शीट में भी है। इस वजह से वहाँ बैलेंस शीट का अलग से अपन ने ऐड नहीं किया, क्योंकि वो जो आप निकाल रहे हो वो टोटल निकाल रहे हो। अगर सामने वाले के कैरिंग अमाउंट आप उठाते एज ए टैक्स बेस मानते और फिर फेयर वैल्यू से कंपेयर करते तो वो एक्स्ट्रा डिटेल निकल के आता जो आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से बनाना चाहिए था। समझ में आई ये बात? तो ये थोड़ा लॉजिकल पॉइंट है जो आपको थोड़ा लॉजिक मांगता है, जो अपने डिटेल लेक्चर के अंदर सीखा हुआ है ऑलरेडी। इसके बाद देखिए, जो डिटेल बनेगा उससे गुडविल या कैपिटल रिजर्व इफेक्ट हो गया, यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो डिटेल बनता है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व में इम्पैक्ट डाल देता है। कैसे डालता है समझिए। यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन में सामने वाले के जो टैक्स बेस है, जो कि उसका एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है, उसे मैं टैक्स बेस मान रहा हूँ, वो कितना है, उसकी नेट एसेट की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 90 यानी 90 करोड़। 90 करोड़ टैक्स बेस की वैल्यू है नेट एसेट में, और नेट एसेट के कैरिंग अमाउंट कितना है, 80 करोड़, जो कि नई फेयर वैल्यू है। जो फेयर वैल्यू है वो हमारा नया कैरिंग अमाउंट होगा। तो नेट एसेट का फेयर वैल्यू कम है, टैक्स बेस ज़्यादा है, यानी आपको डीटीए बनाना पड़ेगा। डीटीए कितना, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 10 करोड़। 10 करोड़ पे 30% सपोज टैक्स रेट है, यानी 3 करोड़ का आपको डीटीए बनाना पड़ेगा। तो डीटीए जो बिजनेस कॉम्बिनेशन की वजह से बन रहा है वो है 3 करोड़। तो आपकी गुडविल बताओ कितनी आएगी, गुडविल आपकी आएगी 37 करोड़ बैलेंसिंग फिगर। अगर ये डीटीएल नहीं बनता तो बताओ गुडविल कितनी आती, 40 करोड़ आती ना। तो यानी ये डीटीए का इम्पैक्ट कहाँ गया, गुडविल में। आप चाहें तो एक अलग से भी एंट्री पास कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे तो मैं कुछ ना करूँ, यहाँ पे मैं डीटीए रिकॉर्ड ही ना करूँ, गुडविल रिकॉर्ड कर लूँ डायरेक्टली 40 करोड़ की। डीटीए अलग से रिकॉर्ड करना चाहूँ तो क्या करूँगा, डीटीए अकाउंट डेबिट 3 करोड़, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा गुडविल या कैपिटल रिजर्व जो भी आपने रिकॉर्ड किया बिजनेस कॉम्बिनेशन में। गुडविल किया था तो 2 गुडविल 3 करोड़। अल्टीमेटली देखो गुडविल कितनी होगी, 43 कम हो गई यानी 37। समझ में आया? तो आप अलग एंट्री में भी कर सकते हैं और इसी एंट्री में भी कर सकते हैं। अपन सिंगल एंट्री में करते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना है एग्जाम में।
इसके बाद देखिए गुडविल जो कैलकुलेट होके आती है बिजनेस कॉम्बिनेशन पे, उस पर कभी भी डीटीए डिटेल मत बना देना। आप बोलो कि गुडविल भी तो एक एसेट आ रही है बिजनेस कॉम्बिनेशन करने पे, उस पर डीटीए डिटेल नहीं बनेगा क्योंकि उसे सर्कुलर रेफरेंस आ जाएगा। क्योंकि डीटीए डिटेल रिकॉर्ड भी किससे होता है, गुडविल के थ्रू। उस पर भी अगर आप डीटीए डिटेल बनाओगे तो फिर उसका अमाउंट चेंज होगा, फिर आप ऐसे बस कैलकुलेशन करते जाओ जिंदगी भर, वो एक सर्कुलर रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, एक लूप बन जाएगा। इसलिए गुडविल पर कभी भी डीटीए डिटेल नहीं बनेगा। इसके बाद देखिए आपको सपोज क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ए लिमिटेड जो है इस पे एप्लीकेबल टैक्स रेट है 25% और बी लिमिटेड पे एप्लीकेबल टैक्स रेट है 30%। डीटीए डिटेल बताओ कौन सी रेट से बनाओगे। हमेशा ध्यान रखना जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो, खरीद किसको रहा हूँ, बी लिमिटेड, इसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उस रेट से आप डीटीए डिटेल बनाओगे। यानी एक्वायरी कौन है, बी लिमिटेड, इसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उससे डीटीए डिटेल बनेगा। यह हमेशा ध्यान रखना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है बताओ। हम डीटीए डिटेल किस पे बना रहे हैं, जो सामने वाली कंपनी की नेट असेट्स एक्वायर कर रहे हैं उसके ऊपर। तो नेट असेट जब सामने वाली की कंपनी की है तो बताओ उन पे टैक्स का इफेक्ट भी कौन सी रेट से आएगा, उस कंपनी पे जो एप्लीकेबल रेट है, उस कंपनी पे तो 30% एप्लीकेबल रेट है, तो बस डीटीए डिटेल भी इसी रेट से बनेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था अपन ने यहाँ पे ये देखा था पॉइंट। तो ये हो गए आपके कुछ स्पेशल केस डीटीए डिटेल के, सारे केस अपन ने डिस्कस कर लिया। कुछ अदर पॉइंट्स और देख लीजिए फटाफट से। डीटीए को रिकॉर्ड करने की कुछ कंडीशंस हैं। देखो डीटीएल तो जब भी आप कैलकुलेट कर लोगे वो तुरंत रिकॉर्ड कर लो, उसमें दिमाग मत लगाओ, लाइबिलिटी है वो, हमारी कंजर्वेटिव अप्रोच से हम ऐसे ही चलते हैं। लेकिन जब हम डीटीए रिकॉर्ड करने की बात पे आते हैं, डीटीए हमारे लिए असेट है, तो असेट हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी होती है तो सोच समझ के रिकॉर्ड करनी होती है, प्रूडेंस अप्रोच, वही कंजर्वेटिव या प्रूडेंस अप्रोच आपको लगानी है। वो अप्रोच क्या बोलती है, जब आपको लगे कि यार ये असेट का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा तो आप रिकॉर्ड करो। तो बताओ डीटीए का क्या मतलब है। डीटीए का मतलब एक डेफर्ड टैक्स असेट, यानी फ्यूचर में हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तभी तो हमने डीटीए बनाया, फ्यूचर में हमें टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो डीटीए तभी रिकॉर्ड करो जब आपको लग रहा है फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे, फ्यूचर में सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट होंगे तो ही डीटीए रिकॉर्ड करना है। सर ये कंडीशन क्यों डाली, आप सोचिए फ्यूचर में अगर प्रॉफिट ही नहीं होंगे, मान लो फ्यूचर में इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग लॉस आता है, तो क्या कभी आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स में टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं। तो आपने जो डीटीए बना रखा है वो कभी रिवर्स हो पाएगा, नहीं, हो ही नहीं पाएगा। डीटीए तभी रिवर्स हो पाएगा ना जब फ्यूचर में टैक्स बनेगा, टैक्स बनेगा तभी तो टैक्स की सेविंग ले पाओगे। जब टैक्स बनेगा ही नहीं, जब ऑलरेडी लॉस आएंगे तो लॉस पे आप पहले ही लॉस पे हो तो टैक्स की बचत कहाँ से करोगे। टैक्स की जो सेविंग आपको करनी थी फ्यूचर में, उसका बेनिफिट कब ले पाओगे, जब फ्यूचर में टैक्स बने तो आप बेनिफिट ले पाओगे, अदरवाइज ले ही नहीं पाओगे। यानी डीटीए का बेनिफिट तभी हो सकता है जब फ्यूचर में आपके पास सफिशिएंट टैक्सेबल प्रॉफिट्स हो ताकि आपका टैक्स बने, तो ही आप डीटीए रिकॉर्ड करिए, अदरवाइज मत करिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एंटिटी को लगता है, कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में लॉसेज होंगे या प्रॉफिट नहीं होंगे, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि एंटिटी को लगता है फ्यूचर में लॉसेज होंगे या प्रॉफिट नहीं होंगे, दोनों बात का एक ही मीनिंग है, तो आप डीटीए किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है। पहली प्रायोरिटी आप इसको देंगे, पहली प्रायोरिटी किस अमाउंट को देंगे, इस अमाउंट को जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, किसको, लोअर ऑफ डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस और प्रॉफिट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी माइनस कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सच टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी। क्या है ये चीज, देखिए देखिए सपोज मेरा डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस है 10,000 रुपीज़ का, पता चल गया, यानी इस पर डीटीए बना लेना चाहिए। 30% टैक्स रेट है, यानी 3,000 का डीटीए बना दो। पर रुक जाओ, क्वेश्चन में बोला हुआ है फ्यूचर में आपको लॉस नजर आ रहे हैं, तो सर अब हमें चेक करना पड़ेगा फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, किस पे डीटीए बना सकते हैं। सर डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस 10,000 और प्रॉफिट दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय दैट कैन बी जनरेटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी। तो ये क्या चीज़ है, देखो फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं हो रहे, मुझे पता चल गया, तो अब मैं ये देखूंगा क्या मैं कोई टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी लगा के इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रॉफिट बना सकता हूँ क्या। सर प्रॉफिट क्यों बनाने हैं, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जब प्रॉफिट नहीं है तो बढ़िया लॉस आएंगे, भाई बनाने की जरूरत होती है। कई बार मैं अपनी 1 नंबर की इनकम बनाना चाहता हूँ, मैं टैक्स पे करूंगा तभी तो मेरे को बैंक वाले भी लोन देंगे, सारे काम करेंगे, तो मेरा मान लो टैक्स बन नहीं रहा नॉर्मल तरीके से, तो मैं कुछ टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी करूँ, कुछ टैक्स के प्रोविजंस को देखकर, इनकम टैक्स के प्रोविजंस को देखकर ऐसे स्ट्रेटेजी करूँ कि इनकम टैक्स में मेरा टैक्स बन जाए। तो कुछ टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी लगा के मैं प्रॉफिट कितना कमाऊंगा वो देखो। तो मेरे को पता चला टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी लगा के मैं इनकम टैक्स में 11,000 का प्रॉफिट बना लूंगा, लेकिन मैंने देखा वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने में कॉस्ट आएगी 2,000, यानी उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा, यानी नेट प्रॉफिट कितना होगा 9,000 इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट कितना होगा 9,000।
अब बताओ डीटीए कितने अमाउंट पे बनाओ। देखो डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस तो 10,000 का है और प्रॉफिट इंप्लीमेंटेड बाय टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी कितना आ रहा है 9,000 नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग सच स्ट्रेटेजी। तो डीटीए आपको इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट है 9,000 उस पर आपको बनाना है, यानी इसका 30%। ऐसा क्यों? देखो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा 9,000 जिसका 30% 2,700 बनता है और डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस है 10,000 जिसका 30% 3,000 बनता है। तो यार टैक्स बनेगा 2,700, तो आप बेनिफिट 3,000 का कैसे ले लोगे? मैक्सिमम बेनिफिट आप कितना ले सकते हो 9,000 जितना, तो आपने 9,000 पे बनाया, यानी इन दोनों में से जो भी लोअर होगा ना उतने अमाउंट पे आपको डीटीए बना लेना है, ठीक है। लोअर ऑफ डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस या फिर प्रॉफिट दैट कैन बी जनरेटेड बाय इंप्लीमेंटिंग टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग सच स्ट्रेटेजी। अब देखिए सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है? सेकंड प्रायोरिटी आपको देनी है वही दो चीज़ों के लोअर में से। दो चीज़ें क्या क्या है? रिवर्सल अमाउंट ऑफ डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस इन फ्यूचर ईयर्स और रिवर्सल अमाउंट ऑफ एनी टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस इन फ्यूचर ईयर्स। क्या चीज़ है ये देखिए, मान लीजिए मेरा एक टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस आ रहा है 9,000 का, जो कि मुझे पता चला आने वाले नेक्स्ट 3 ईयर्स में इक्वली रिवर्स होगा, यानी हर साल कितना होगा 3,000 टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस। इसके बाद मेरा एक डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस आ रहा है 4,000 का, जो कि आने वाले 4 साल में इक्वली रिवर्स होगा, यानी 1,000, यानी टीटीडी तो नेक्स्ट 3 ईयर्स में रिवर्स हो जाएगा मेरा और डिडक्टिबल टेम्पोररी डिफरेंस नेक्स्ट 4 ईयर्स में रिवर्स होगा। मेरे पास फ्यूचर में कोई और प्रॉफिट आने वाले नहीं है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, तब मैं ये पॉइंट पे आता हूँ। अब बताओ डीटीएल तो इस पे पूरे पे 9,000 पे बना लेंगे, उसमें तो शक की बात नहीं है। डीटीए कितने पे बनाए? पूरे 4,000 पे बना ले क्या? नहीं, आपको अब देखना पड़ेगा टीटीडी का जो हर साल रिवर्सल हो रहा है उसको कंपेयर करिए डीटीडी के रिवर्सल से और उस पर जो भी लोअर है उस पर बनाइए। फर्स्ट ईयर में देखो टीटीडी का रिवर्सल होगा 3,000 और डीटीडी का होगा 1,000, यानी 1,000 पे आप बनाइए। सेकंड ईयर में भी लोअर 1,000, थर्ड ईयर में भी लोअर 1,000। फोर्थ ईयर में देखिए टीटीडी का कोई रिवर्सल नहीं होगा लेकिन डीटीडी का 1,000 होगा, तो लोअर क्या आया? 0। ये 0 है ना, ये आया, यानी टोटल कितना आया? 3,000। टोटल जो लोअर अमाउंट आया वो कितना आया? 3,000, यानी 3,000 के अमाउंट पे आप डीटीए बनाइए। 3,000 के अमाउंट पे आप डीटीए बनाइए। मान लीजिए 30% टैक्स रेट है तो 900 का आपको डीटीए बनाना है। समझ में आई? इसके पीछे लॉजिक क्या है देखिए, फ्यूचर में टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस रिवर्स होगा। इसका मतलब क्या है? टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस जिस दिन रिवर्स होगा उस दिन अपने को एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर में जैसे 3,000 का टैक्सेबल टेम्पोररी डिफरेंस रिवर्स होगा, यानी इतने अमाउंट पे 3,000 पे मुझे 30% के अकॉर्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। और फर्स्ट ईयर एंड में 1,000 का डीटीडी भी रिवर्स होगा, यानी 1,000 पे मेरे को टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा 30% से। तो यानी मेरे को टैक्स जब 3,000 पे करना है फर्स्ट ईयर में, तो 1,000 पे बेनिफिट भी तो ले ही सकता हूँ जब टैक्स बनेगा। तो ऐसे सेकंड ईयर में हो रहा है, थर्ड ईयर में भी हो रहा है, लेकिन फोर्थ ईयर में क्या हो रहा है? टीटीडी तो कुछ है नहीं, यानी टैक्स तो कुछ पे करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन डीटीडी फिर भी है। टैक्स का बेनिफिट कैसे ले पाऊंगा जब टैक्स बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कोई अदर प्रॉफिट आपके होने वाले नहीं है, तो इसलिए 0 हो गया। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो जब आपका प्रॉफिट नहीं होंगे तो इस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप डीटीए बनाएंगे। इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन करे हुए हैं, दोनों पॉइंट के ऊपर अपने पास क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट अदर पॉइंट्स में देखिए, आपको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अपने, उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है इस इंडेक्स से रिलेटेड। किस चीज़ का? टैक्स रिकन्सिलेशन का डिस्क्लोजर। जैसे आप बैलेंस शीट रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक के बैलेंस को रिकंसाइल करके देते हैं पासबुक से, वैसे ही आपको टैक्स रिकन्सिलेशन भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये डिस्क्लोजर 2 तरीके से देना पड़ेगा, एक एब्सोल्यूट नंबर में और एक परसेंटेज के टर्म्स में, यानी टैक्स रेट के टर्म्स में। एक टैक्स का अमाउंट एब्सोल्यूट नंबर्स में और एक टैक्स रेट के नंबर में, यानी परसेंटेज के टर्म्स में। सबसे पहले टैक्स रिकन्सिलेशन एब्सोल्यूट नंबर्स में अपन देखते हैं कैसे करके देंगे आप। इसमें आप क्या करते हैं? टैक्स एक्सपेंस को रिकंसाइल करते हैं पीबीटी के ऊपर, जो बुक्स में पीबीटी आ रहा है उस पर जो टैक्स बनता है उसको रिकंसाइल करते हैं टैक्स एक्सपेंस से। बुक्स में जो पीबीटी आ रहा है उस पर अगर डायरेक्टली टैक्स पता करें वो कितना होता है, उसको रिकंसाइल करना है टैक्स एक्सपेंस से। टैक्स एक्सपेंस क्या होता है? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का टोटल। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पीबीटी एज पर बुक्स उठा लेना है, उसको एप्लीकेबल टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो टैक्स मिल जाएगा। भाई मान लो बुक्स के अकॉर्डिंग मेरा 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 30% टैक्स रेट है, यानी टैक्स ऑन पीबीटी कितना आया? 3,000, खत्म। अब इसको रिकंसाइल करना है टैक्स एक्सपेंस से। तो कैसे करेंगे? बस एक आइटम का आपको एडजस्टमेंट करना है, आपका रिकंसिलेशन हो जाएगा। किसका एडजस्टमेंट करना है? देखिए, बुक्स में जो पीबीटी आ रहा है वो पीबीटी में ऐसे आइटम्स भी होंगे जिन पे करंट टैक्स बन रहा होगा। करंट टैक्स वो जो एक्चुअल में इनकम टैक्स में पे करना है, क्लियर। ऐसे आइटम्स भी होंगे जिन पे डेफर्ड टैक्स बन रहा होगा,
पीबीटी में तो सारे आइटम्स होंगे ना, ऐसे आइटम्स भी होंगे जिन पे डेफर्ड टैक्स बन रहा होगा बिल्कुल, और ऐसे आइटम्स भी होंगे जिन पे ना करंट टैक्स बन रहा होगा ना डेफर्ड टैक्स, ठीक है, जिनका डेफर्ड टैक्स में भी कोई इंपैक्ट नहीं आया होगा। यानी मान लो पेनल्टी मेरी डिसअलाउ होती है, इनकम टैक्स में कभी अलाउ नहीं होगी, इनकम टैक्स डिमांड जो इनकम टैक्स में कभी अलाउ नहीं होगी। तो ऐसे आइटम जो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होंगे, उसका इफेक्ट आपके डेफर्ड टैक्स वगैरह में भी नहीं आया होगा। तो बस उनका इफेक्ट आपको एडजस्ट कर देना है। आपका जो टैक्स ऑन पीबीटी है वो रिकनसाइल हो जाएगा टैक्स एक्सपेंस से। क्यों? क्योंकि टैक्स एक्सपेंस में क्या क्या आता है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। यानी पीबीटी पे जो अपन ने टैक्स लगाया उसमें बस केवल एक आइटम का एडजस्टमेंट कर दे। किसका? ऐसे आइटम जिन पे कभी भी इनकम टैक्स में टैक्स नहीं लगने वाला, कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होंगे, उनका एडजस्टमेंट कर दो तो आपका टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। तो पीबीटी पर टैक्स का पता कर लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए ऐसे आइटम्स पर टैक्स जो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होंगे। ऐसे आइटम्स पे टैक्स ऐड कर दीजिए जो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होंगे, तो आपको टैक्स एक्सपेंस मिल जाएगा, सिंपल। अब टैक्स रेट का रिकन्सिलेशन कैसे करेंगे? टैक्स रेट यानी परसेंटेज टर्म्स में। तो यहाँ पे आपको एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट को रिकन्साइल करना होता है एप्लीकेबल टैक्स रेट। मान लो एप्लीकेबल टैक्स रेट है 30%। एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होती है? एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट का मतलब है टोटल टैक्स एक्सपेंस यानी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स डिवाइडेड बाय पीबीटी एज पर बुक्स। यानी टैक्स एक्सपेंस को अगर पीबीटी से कंपेयर करें तो कितना बनता है, उसे बोलेंगे एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट। यानी एवरेज इफेक्टिव टैक्स कितना बनता है टैक्स एक्सपेंस को कंसीडर करने पर, यानी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों को कंसीडर करने पर पीबीटी के कंपैरिजन में कितनी टैक्स रेट बनती है उसे बोलेंगे एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट। तो बिल्कुल सेम है जो अभी नंबर्स वाले में किया अपन ने, एब्सोल्यूट नंबर्स वाले में, यहाँ पे भी वही एप्लीकेबल टैक्स रेट, बस अब की बार टैक्स रेट ले लेना। एप्लीकेबल टैक्स रेट कितनी है 30%। रिकनसाइल किससे करना है? एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट, जो कि किसके बराबर होगी? टैक्स एक्सपेंस डिवाइडेड बाय पीबीटी एज पर बुक्स। तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगी एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट। तो इसमें आपको एडजस्टमेंट क्या करना है? वही आइटम का एडजस्टमेंट देना है जो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होंगे। बस यहाँ पे एडजस्टमेंट जो करेंगे वो परसेंटेज टर्म्स में करेंगे क्योंकि रेट का रिकन्सिलेशन हो रहा है। तो टैक्स पता कर लीजिए उन आइटम्स पे टैक्स पता कर लीजिए जो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होंगे, डिवाइडेड बाय पीबीटी एज पर बुक्स मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा। ऐड कर दीजिए, एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल, देखो आप लोग, पीबीटी है सपोज मेरा 100, इस पे टैक्स कितना बनता है? 30% की रेट है तो 30 रुपीज़ का टैक्स इस पे बनता है। मान लो जो आइटम एक ऐसा आइटम है जो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगा, 10 रुपये का, सपोज 10 रुपीज़ का। तो अब बताओ ये जो 10 रुपीज़ का आइटम कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होने वाला, इस पर हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 30% के अकॉर्डिंग टैक्स 3 रुपीज़, तो हमारा 33 आएगा। 33 क्या होगा? टैक्स एक्सपेंस, करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स। ये तो हो गया एब्सोल्यूट नंबर में रिकन्सिलेशन, बहुत ईजी है। अब टैक्स रेट का रिकन्सिलेशन करना हो कैसे करोगे? आपकी एप्लीकेबल टैक्स रेट क्या है? 30% ले लो, इसमें आपको प्लस करना है ऐसे आइटम्स पे टैक्स जो कभी भी इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होंगे। कितना है? 3 डिवाइडेड बाय पीबीटी एज पर बुक्स कितना है? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कितना आया? 3%। तो 30% प्लस 3% यानी 33% आ जाएगी आपकी एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट। आप वेरीफाई भी कर सकते हो एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया। टोटल टैक्स एक्सपेंस को आप डिवाइड बाय पीबीटी कर देते हो तो आ जाती है। तो टैक्स एक्सपेंस को डिवाइड बाय पीबीटी यानी 100 रुपीज़ है पीबीटी किया तो वही आ रही है 33%, खत्म। तो ये रिकन्सिलेशन एक क्वेश्चन था, इसका अपन ने किया था, सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। लास्ट फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का, ऑफसेटिंग ऑफ करंट टैक्स एसेट एंड करंट टैक्स लाइबिलिटी और ऑफसेटिंग ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। यानी मेरी बुक्स में करंट टैक्स एसेट भी आ रही है और करंट टैक्स लाइबिलिटी यानी एडवांस टैक्स भी आ रहा है और प्रोविजन फॉर टैक्स भी आ रहा है। तो मैं इनको ऑफसेट कर सकता हूँ, यानी आपस में सेट ऑफ करके रिकॉर्ड कर सकता हूँ। सपोज मेरी प्रोविजन फॉर टैक्स की लाइबिलिटी है 10 लाख की, एडवांस टैक्स मैंने 2 लाख पे किया हुआ है गवर्नमेंट को, तो मैं एसेट दिखाऊँ 2 लाख की एडवांस टैक्स की और लाइबिलिटी दिखाऊँ 10 लाख की, तो इससे अच्छा मैं डायरेक्टली नेट लाइबिलिटी दिखा दूँ 8 लाख की। ऐसा मैं कर सकता हूं अगर मेरे पास लीगल इन्फोर्सेबल राइट है उन दोनों असेट और लाइबिलिटी को सेट ऑफ करने का। तो सर लीगल इन्फोर्सेबल राइट कब आएगा मेरे पास? वो तब आएगा जब दोनों असेट और लाइबिलिटी, दोनों टैक्स रिलेटेड जो भी असेट लाइबिलिटी हैं वो सेम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा लेवी करी जा रही है। यानी इंडिया के इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही मैंने एडवांस टैक्स पे किया और उसी अकॉर्डिंग मेरा टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है, तो आप सेट ऑफ कर लो। लेकिन ऐसा है सपोज मेरी यूएस में एक ब्रांच है और उसके लिए मैंने एडवांस टैक्स पे किया है एज पर यूएस के जो भी टैक्स के लॉ हैं उसके अकॉर्डिंग,
और जो टैक्स की लाइबिलिटी है वो इंडिया की है मेरी, तो दोनों को सेट ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्री के टैक्स है, ठीक है। ऐसे ही डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी को भी मैं सेट ऑफ करके दिखा सकता हूँ। डीटीए, मान लो मेरे कुछ आइटम्स पे डीटीए बनाओ, कुछ पे डीटीएल, तो मैं डीटीए अलग दिखाऊँ, डीटीएल अलग दिखाऊँ, मेरी इच्छा है। और मैं दोनों को नेट करके दिखाना चाहूँ, नेट डीटीए या डीटीएल जो भी आता है वैसा करना चाहूँ, वो भी पॉसिबल है, अगर वही कंडीशन है, बस लीगल इन्फोर्सेबल राइट होना चाहिए, यानी दोनों डीटीए डीटीएल सेम टैक्स अथॉरिटी द्वारा लेवी करे गए हैं। तो क्लियर, तो ये एक छोटा सा पॉइंट और था। इसी के साथ इंडिया 12 मैंने आपको पूरा डिटेल में रिवाइज करवा दिया है, जितने भी कंसेप्ट थे। तो जो अपने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करे थे, एक एक क्वेश्चन अपने सॉल्व किए हुए हैं, उनको वापस से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स यूट्यूब पर सिर्फ रिवीजन वीडियो देख रहे हैं, तो आपके रिवीजन वीडियो से पूरे डिटेल में कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग भी जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।